यही कि जी। पेंडुलम रिलैक्स कैसे हो। ये अब आपका जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक क्वेश्चन क्लास के एंड पे। अभी हमने सेशन जो है उसको कंप्लीट करना है, तो बच्चों आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे आ जाएं। भैया मुझे कौन सा सी करवाया था सेंटर ऑफ यार वास्ता। कुछ ना कुछ होगा, वो प्लॉट हो जाएगा, जो डाटा वो करवाएगा वो प्लॉट हो जाएगा। ज़रा ज़रा बाहर जाके सर से के एक वर्नियर कैलिपर दे दें। जी बच्चों, वर्नियर कैलिपर वाले पार्ट पे आ जाएं। जी बच्चों, ये वर्नियर कैलिपर की चार डायग्राम्स बनी हुई हैं, इनको लेबल करें। ये जो आपके पास मेन डायग्राम, जो बड़ी वाली डायग्राम बनी हुई है, दिस इज डायग्राम नंबर 1, दिस इज डायग्राम नंबर 2, दिस इज डायग्राम नंबर 3, दिस इज डायग्राम नंबर 4। जी बच्चों, डायग्राम नंबर 1 के ऊपर दो स्केल्स लेबल्ड है। दिस स्केल इज कॉल्ड मेन स्केल, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला स्केल है, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। सो यू हैव टू स्केल्स बेटा, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। इसी वर्नियर कैलिपर के ऊपर आप में से बच्चों, कुछ बच्चों को डिजिटल कैलिपर मिलेगा, कुछ लोगों को एनालॉग मिलेगा। एक सेंटर में डिजिटल चल रहा है, एग्जाम में डिजिटल खत्म हो जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल ही और चाहिए, सेंटर को कहते हैं यार जो भी है भेज दो एनालॉग, क्योंकि उसने लिखा हुआ है डिजिटल या एनालॉग प्रोवाइड करना है। आपके सेंटर में डिजिटल है, डिजिटल ही आपको कल मिलना है, तो आप चिल करें। बच्चों इसके ऊपर दो स्केल होते हैं, नीचे सेंटीमीटर वाला होता है, ऊपर वाला स्केल इंचेस वाला होता है। उसका वर्नियर स्केल यहाँ पे होता है। इंचेस वाला स्केल हमारे लिए यूजलेस है, इंचेस वाला स्केल हमारे लिए यूजलेस है। बच्चों जिन बच्चों को डिजिटल स्केल मिलेगा, थैंक यू सर, उनके लिए दो इंस्ट्रक्शंस है कि इसके जॉस को क्लोज करके ना, आपने यहाँ पर एक जीरो बटन है, उसको जीरो प्रेस कर देना, जीरो एरर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यूनिट्स की ऑप्शन होगी, इंचेस की और सेंटीमीटर्स की, ठीक है। तो आपने सेंटीमीटर्स वाले को जो है वो सेंटीमीटर्स वाले को मिलीमीटर्स होगी, इनफैक्ट उसमें मिलीमीटर्स में आपने रीडिंग लेनी है और जीरो एरर रिमूव कर देना है। नाउ दीज आर कॉल्ड इनसाइड जॉज, ऊपर वाले। नीचे वाले आर कॉल्ड आउटसाइड जॉज एंड दिस इज कॉल्ड टेल। कल मोस्ट प्रोबेबली आपको एक फ्लेक्सिबल पाइप प्रोवाइडेड होगा, जो कि आप डायग्राम में क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसका इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट कराएगा। किसी के पास बॉल पॉइंट का कैप है या कोई इस तरह चीज, जिस तरह कोई कैप। जी बेटा ये देखें, इनसाइड डायमीटर्स के लिए क्या कर रहा हूं, इस कैप को यहां पर प्लेस किया और जितना ही ओपन हो सकता है एज टू एज इसको ओपन कर लिया, फर्दर ये ओपन नहीं हो रहा। तो इस वक्त जो रीडिंग आ रही है, दैट इज द रीडिंग ऑफ इट्स इनसाइड जॉस, ठीक है। आउटर डायमीटर के लिए ये यूज हो रहा है, ये भी आप सब यूज कर सकते हैं, ये अवेलेबल है, ठीक है। और लेट सपोज अगर आपने इसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है, तो वो टेल से होगी। तो आप इसको ओपन करेंगे, ये इसके साथ प्लेस करेंगे, कितना डीप जा रहा है, और जितना क्लोज हो जाएगा ये इसकी डेप्थ, ठीक है। इनसाइड जॉज फॉर इंटरनल डायमीटर, आउटसाइड जॉज फॉर एक्सटर्नल डायमीटर और टेल, राइट। सो ज्यादातर बच्चों को एनालॉग मिलेगा, बिकॉज हर सेंटर में डिजिटल नहीं होता, ठीक है। ओपीएफ वाले बच्चे भी एलजीएस में आ रहे हैं, आपका भी सेंटर, तो कल शायद आप मुझे वहां पर देखें, क्योंकि मैं भी वहां पर एग्जामिन कर रहा हूँ, वन ऑफ द एग्जामिनर आई एम इन योर लैब्स। तो बच्चों ये वाले, इस वाली डायग्राम नंबर 1 पर आ जाएं। इसके इनसाइड जॉस ड्रॉ नहीं हुए हुए। अगर तो बच्चों आपके पास पाइप का इनसाइड डायमीटर फाइंड आउट करा रहे हैं ना पाइप का, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसकी रीडिंग विल बी अराउंड 0.3 सेंटीमीटर्स और 3 मिलीमीटर्स, अराउंड। अप्रोक्सीमेट का साइन डाला बेटा, फोन ऑफ करें सब लोग, फोन जरा बीप्स थोड़ी सी अवॉइड करें, टाइम बहुत लिमिटेड और क्रिटिकल है। आप लोगों ने घर जाकर रेस्ट भी करना है नेक्स्ट पेपर के लिए। ये जिसकी बार बार मैसेज आ रहे हैं, प्लीज फोन साइलेंट पे कर लें। जी बच्चों, इनसाइड जॉज के लिए आप इस तरह से पाइप को प्लेस करेंगे, बहुत नैरो पाइप होगा,
बहुत नैरो पाइप होगा, इस तरह से प्लेस करके नैरो चीज की भी ये मेयर कर देता है। उसको ओपन करेंगे जितना ओपन हो सकता है, ठीक है। और मैं इसको लॉक कर रहा हूं, इसको इसी सेटिंग में जो है, मैंने यहां से इसको लॉक कर दिया है, अभी आगे पीछे नहीं होगा। इसको इसी सेटिंग में आप यहां से देखें और आगे पास ऑन कर दें सबको, तो आगे देख लें सबके इनसाइड डायमीटर कैसे मेजर होगा। कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मिलीमीटर। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, सेंटीमीटर थ्रू आउट चला दें आप, या बेशक मीटर में भी कन्वर्ट कर लें, फिर अकॉर्डिंगली यूनिट लिखना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी बच्चों, ये जो आपके पास 0 और 1 के दरमियान वाली लाइन है ना, ये बेसिकली आपके लिए यूजलेस लाइन है। सो हाउ यू विल मेयर द रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर, जिन बच्चों को नहीं आती, जिनको डिजिटल है, वो फिर भी एनालॉग को लर्न कर लें। बेटा सबसे पहले आप ये देखें कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले पहले मेन स्केल की क्या वैल्यू है, बताएं। 1 पॉइंट, इस एज को नहीं देखना, वर्नियर स्केल के जीरो को देखना है, दैट रीडिंग इज। अच्छा, मैं अभी आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रिडिक्ट करें कि ये लेंथ कितनी होगी यहां तक जहां तक जीरो आ रहा है, इसको छोड़ दें, ये कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, कितनी होगी जहां तक ये जीरो आ रहा है, 1.1। ये कितनी कितनी फ्रैक्शन लग रही है आपको, ये कितनी होगी ये रीडिंग, 1.08 1.07 के करीब करीब है ये। अगर ये हमें अप्रोक्सीमेट करनी हुई, तो आप बताएं इसको कितनी अप्रोक्सीमेट करेंगे पिंक लाइन तक। वन 1 पॉइंट, यहां तक 1.1, और 1.2 से पहले है 1.18 के करीब है। तो बेटा मेन स्केल की रीडिंग इससे, इसके जीरो से पहले पहले बताएं कितनी आ रही है, इसके जीरो से पहले पहले 1.1। और वर्नियर स्केल को कैसे यूज करना है, वर्नियर स्केल का नंबर 0 से लेके 9 तक कौन सा नंबर जो है, कोई एक होगा, कोई एक होगा जो ऊपर मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ परफेक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक है, वो 7 है। 6 भी लिख लेंगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1.16 और 1.17 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इट्स रीडिंग इज, मेरे हिसाब से 7th कर रहा है, किसी ने बताया है। तो बच्चों ये 7th जो होगा ना, ये सेकंड डेसिमल प्लेस है, सो दिस वैल्यू इज 1.17 सेंटीमीटर्स, 1.17 सेंटीमीटर्स। डायग्राम नंबर 2 पर आ जाएं। इसमें ये इंटरमीडिएट वाली रीडिंग कैलिब्रेशन नहीं हुई हुई, हमें चाहिए भी नहीं, हुई भी है तो हमारे लिए यूजलेस है। बेटा जीरो से पहले पहले रीडिंग बताएं कितनी आ रही है, 3 पॉइंट, इसके जीरो से पहले 3.3 आ रही है। और कौन सी एक सिंगल लाइन जो है परफेक्टली अलाइन कर रही है वर्नियर स्केल की ऊपर वाली किसी भी एक लाइन से, तो इसकी वैल्यू 3.34। अगर उसने ब्लैंक पे यूनिट खुद से लिखा हुआ तो आप लिखेंगे 33.4 मिलीमीटर्स। समझ आ गई बेटा। डायग्राम नंबर 3 और डायग्राम नंबर 4 की रीडिंग्स आप खुद से नोट डाउन करके अपने पेज पे लिख ले, अनाउंस नहीं करनी। डायग्राम नंबर 3 और डायग्राम नंबर 4 की रीडिंग्स खुद से लिख ले अपने पेपर पे, आप लोगों ने अनाउंस बिल्कुल भी नहीं करनी। जी बच्चों, अपने आंसर्स किस किस ने नहीं लिखे, रेज योर हैंड्स अभी तक, क्योंकि आप ये देख रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। जी बेटा, पहले वाले की रीडिंग प्रिडिक्ट करें। सही है, जिसकी 10.65 है उसकी ठीक है।
किस किस की गलत थी? सबकी ठीक थी। अगर आप रेज हैंड नहीं करे इसका मतलब है कि आपने ठीक की है। दूसरे वाले की कर ली। बताएं क्या वैल्यू है? 6.23 223 है, ठीक है। 6.23। सो नाउ यू नो हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर। बात खत्म। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं जल्दी से। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। अगर आपको ये सॉल्व पेपर चाहिए हुआ, मैं आपको ये सॉल्व पेपर प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो गया कि मैंने आपको जो बताया था, तो या तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होगा या तो वो बोर्ड की स्विंग्स का होगा। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से रीड करना है। सर वो रिलैक्सिंग वाली जी बात। बेटा, यहाँ पे मेजरमेंट मेजरमेंट लिखें। एक जगह पे दो टाइप की रीडिंग्स होती हैं, मेजरमेंट, और एक साइड पे आप लोग लिखेंगे कैलकुलेटेड डाटा। मेजरमेंट और कैलकुलेटेड डाटा में मेजर डिफरेंस ये है कि मेजरमेंट में डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है, और कैलकुलेटेड डाटा में फर्दर प्रोसेस ऑफ डाटा इन्वॉल्व होता है, कैलकुलेटर इन्वॉल्व होता है। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होगा, और कैलकुलेटेड डाटा में डेफिनेटली आपके पास कैलकुलेटर इन्वॉल्व होगा। बेटा, मेजरमेंट, अगर आपके पास रूलर है या मीटर रूल है, लीस्ट काउंट तक आप लोग लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। जो आपके पास मेजरमेंट में है उसमें जो चीज मैटर करती है, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, डेसिमल प्लेसेस मैटर करते हैं, और कैलकुलेटेड डाटा में सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर करते हैं। मेजरमेंट में डेसिमल प्लेसेस और कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मेजर डिफरेंस है। अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आप कितने डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे, जो भी डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा उसके लीस्ट काउंट तक आप डेसिमल प्लेसेस लिखिए। रूलर का लीस्ट काउंट कितना है, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है रूलर पे? 1.1। तो बेटा 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है सेंटीमीटर्स में कितनी वैल्यू लिखेंगे? 1 डेसिमल प्लेस लिखेंगे, राइट। अगर मिलीमीटर में है तो फिर आप, लेट सपोज 2 मिलीमीटर है या आपको 2.4 लग रहा है, तो 2 लिखना पड़ेगा। रूलर की पॉइंट्स में मेजर नहीं कर सकता, फिर ये 0 डेसिमल प्लेस। और अगर इसी को मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 0.001 मीटर्स बनता है। तो ये कितने हैं? ये 3 डेसिमल प्लेस। रूलर का पता चल गया। इसके बाद लिखें बच्चों प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को अगर आप गौर से देखें, 180 डिग्रीज प्रोटेक्टर। जी बच्चों, 180 डिग्री प्रोटेक्टर की स्मॉलेस्ट जो आपके पास एंगल है, डिवीजन है, वो कितने डिग्रीज की है? 1। क्या ये पॉइंट में रीड कर रहा है? तो अगर मैं कहूं कि मैंने 3 डिग्रीज मेजर किया है, तो अगर मैं लिख दूं 3, लेकिन मुझे ये प्यारा नहीं लग रहा, तो मैं खुद से 0.0 लिख देता हूं। तो बच्चों इसका 0 मार्क मिलेगा। यू हैव टू राइट 3 बिकॉज दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ मेजरिंग द नेक्स्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू। तो जब आप एवरेज भी लेंगे तो आपने 0.5 नहीं लिखना, 3 और 4 की एवरेज फिर 4 लिखनी पड़ेगी। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना। और एवरेज तक मेजरमेंट कंसिडर होती है। होल नंबर पे राउंड ऑफ। होल नंबर में राउंड ऑफ करनी है प्रोटेक्टर यूज करते हुए, ठीक है। अगर कॉलम हेडिंग में डिग्री लिखना पड़ा, फॉर एग्जांपल एंगल एक्स है, तो डिग्री ऐसे लिखेंगे, इन वर्ड्स नहीं लिखेंगे, राइट। जी बच्चों, अगर आपके पास ये यूज हो रहा है, एक्स डिग्री। ठीक है। वन थिंग दैट वी हैव जस्ट सीन, कि अभी आपने जितने भी आपके पास ये काम हुआ है, आपकी एक चीज कॉमन थी कि जितनी भी रीडिंग्स फाइंड आउट की हैं, दे ऑल वर इन हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर से जितनी भी रीडिंग सेंटीमीटर्स में आएंगी वो 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी। तो वीसी इज वर्नियर कैलिपर। सेंटीमीटर्स में ये 2 डेसिमल प्लेस है, और मिलीमीटर्स में ये बताएं 1 डेसिमल प्लेस। सो यू आर लर्निंग द रूल के डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो गया आपका, ठीक है। मैकेनिक्स में और क्या डिवाइस आ सकता है? मेनली यही आता है।
बच्चों एक मेजर मिस्टेक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों को करते हुए देखी, वर्कशॉप में बताई, फिर बच्चे मिस्टेक करके आए। दे वर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। बड़ी मेजर ब्लंडर आप लोग करते हैं। जो 90 से छोटा है बेटा उसको अक्यूट रहने दो, जो 90 से बड़ा है उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो बच्चों अगर आपने दो, लेट सपोज एक प्लेन सरफेस का, बेसिकली एक ब्लॉक को फॉल करवाना था और किस एंगल पे वो टॉपल होता है वो एंगल फाइंड आउट करना था। ठीक है, लेट सपोज एक ब्लॉक जो है वो इस एंगल के ऊपर टॉपल कर रहा है। ठीक है, तो बेटा जिस एंगल के ऊपर ये टॉपल कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि जो पिवट बनेगी या जो क्रॉसिंग बनेगी उसकी एक लाइन को जीरो से अलाइन करना है आप, उसकी एक लाइन को जीरो से अलाइन करना है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इंप्रूव करने लगा हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि ये लाइन पैरेलल आ रही है 60 के साथ। तो 90 से ग्रेटर एक्यूट होता है 90 से ग्रेटर बेटा क्या होता है, obtuse। नर्सरी क्लास में पढ़ा था मैंने जी। भैया 90 से ग्रेटर ऑप्टिक्स होता है, 90 से छोटा अक्यूट होता है। अब बच्चों ने इसकी राइट वैल्यू चले बता दें, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते इसको। ये 60 डिग्री पे ब्लॉक टॉपल हो रहा है, ये 60 डिग्रीज है, ब्लॉक इज टॉपलिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो बच्चों एक लाइन को जीरो से लाइन करना है। कुछ बच्चों ने अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था कि 120 लिखा है, आप लोग ये मिस्टेक ना करना, 90 से बड़ा एंगल जो है। समटाइम्स बेटा आपको सेट स्क्वायर प्रोवाइडेड होती, कल भी प्रोवाइडेड होगी। अभी जो पेपर 3 में क्वेश्चन आया वो दो स्ट्रिंग्स थी ऐसे, ठीक है, और उसने कहा था दो स्ट्रिंग्स के दरमियान एंगल 90 यूज करो। तो बच्चे कह रहे थे प्रोटेक्टर तो है नहीं, 90 एंगल कैसे सेट करें। तो सेट स्क्वायर के बच्चों एक एंगल 90 ही होता है। सेट स्क्वायर का ये वाला एंगल आपको देखने से आइडिया हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल होती है एक एंगल, तो सेट स्क्वायर यूज करना था। कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल था। ये पेंडुलम में 6 रीडिंग्स थी, ये लेंथ एल रखनी थी, ये लेंथ एल रखनी थी, ये लेंथ 2L रखनी थी, 3 लेंथ एडजस्ट करनी थी, बड़ा मुश्किल से एडजस्ट हो रहा था। चौथा एंगल्स 90 रखना था कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद पांचवी ऑसिलेशंस टाइम पीरियड की थी, एक और भी कैलकुलेशन, 6 पार्ट्स थे उसके, और हाफ पेज के ऊपर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई, ध्यान से पढ़ना है। और ये लेंथ इतनी शॉर्ट थी कि गैप्स बिटवीन रीडिंग्स 2 सेंटीमीटर से ज्यादा रखते थे तो लेंथ कवर अप नहीं हो रही थी। बड़े ध्यान से डिसाइड करना है कि कितने सेंटीमीटर के गैप से जो है आपने लाइन करना है। जो बच्चों बोर्ड प्रोवाइडेड होगा, ठीक है, बोर्ड के ऊपर चले मैं बता ही देता हूं बोर्ड के ऊपर कितने होल्स हुए होंगे, इतनी सी मैं फेवर आपको दे सकता हूं। लेकिन इनके प्रैक्टिस में 5 बेटा लिख लें इतने होल्स होंगे एग्जैक्टली। 5 सेट्स ऑफ रीडिंग्स करनी है तो इतने इतने के गैप से, फिर 6 होंगी तो फिर आप देख लीजिएगा कि एक का गैप रखना है कि दो किस मैक्सिमम रेंज कवर हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इतने का गैप रखें एक छोड़ के जी। सर पेपर 3 में आई थिंक मैंने 5 सेट्स कहा था। उसमें 5 सेट्स कहा था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 की अनसर्टेनिटी उसकी भी रेफरेंस वैल्यू 15% दी हुई। ठीक है, एक सीरीज में ट्रेंड फॉलो होता है तो शायद आपको भी 5 सेट्स ऑफ रीडिंग्स आएगी। जी बेटा जो आपको पेपर प्रोवाइडेड है अभी के लिए, अच्छा हम ये बात कर रहे थे बच्चों, तो आपको ये पता चल कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट्स मेजरली यूज नहीं हो रहा, वर्नियर कैलिपर यूज हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज नहीं आ रहा, मेरी वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू यूज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, आ ही नहीं रहा। सो फॉरगेट अबाउट दैट फॉर नाउ। जी बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो मैं रूल फॉलो करता हूं, इसको मैंने फिक्स कर दिया है ताकि आपके मार्क लूज ना हो। दैट इज फिक्स कि आप उसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का या 2 का जो जनरल रूल है उसको लर्न करें। बेटा जनरल रूल ये है कि लेट सपोज आपके पास वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर्स, टाइम की वैल्यू है 1.81 सेकेंड्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए डी और टी जो है आपका रॉ डेटा बन गया, डी और टी क्या बन गया, रॉ डेटा। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं कहता हूं कि मैंने ना अपनी हाइट मेयर की है, आज ही मैंने अपनी हाइट मेयर की है, और एक बड़ी हाई टेक लेबोरेटरी में मैंने अपनी हाइट मेयर की है सेंटीमीटर्स में, और मेरी हाइट आई है 174.21674 3
174.216743 सेंटीमीटर्स। इंप्रेसिव है, प्रिसियन इंप्रेसिव है, बट इट हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ ±5 सेंटीमीटर्स। तो आप कहेंगे कि भाई तुम बेवकूफ इंसान हो, इतनी मुझे प्रिसियन बता रहे हो और इतनी लार्ज अनसर्टेनिटी बता रहे हो। तो इसका मतलब है ये आगे वाले डेसिमल प्लेसेस आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है कि यूजलेस है अगर लार्ज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो बच्चों ये अनसर्टेनिटी बॉटल नेक बन रही है, ये लिमिटेशन बन रही है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का भी रूल बता रहा हूँ भी, पेपर 1 और 2 आपका होना है ना। तो 4 हुआ है अभी, तो इसका पता चल गया है ना कि आप इसको लिमिट कर देते हो, आगे वाले डेसिमल प्लेसेस गायब कर देते हो बिकॉज दे आर यूजलेस। अब इस डाटा में एक वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और एक 3SF है। तो प्रिसियन को लिमिट कौन कर रहा है? 2SF वाली डाटा। ठीक है, एक स्प्रिंट रेस होती है जिसमें आपने एक रॉड सी होती है, नेक्स्ट पर्सन को पास करनी होती है, 4 प्लेयर्स होते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिले रेस या रिले रेस है ना। तो उसमें सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अहमद चीमा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो अहमद चीमा अगर स्लो भागेगा तो फिर क्या होगा? करना बहुत देर में। तो फिर कोई एक लिमिटिंग फैक्टर होगा, तो फिर रिजल्ट्स तो कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो बच्चों इसमें लिमिटिंग फैक्टर इन प्रिसिजन कौन है? 2 डेसिमल प्लेस। तो बच्चों ये आपका रेफरेंस बन जाता है कि 2 डेसिमल प्लेस को 2SF को रेफरेंस रखा है। तो रॉ डेटा के मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2SF। रूल ये है कि या तो आप सेम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दें, वो कितना बनेगा? 2SF, या आप 1 बेटर में दें विच इज 3SF। ये रूल है। रॉ डेटा में जिसके मिनिमम है उसको क्या रखना है? रेफरेंस। अगर सेम डेसिमल प्लेसेस हैं, अब इनफैक्ट मैं आपको बहुत ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो अभी सुबह तक आप पढ़ नहीं सकेंगे। मैंने आपको बुक देनी है जिसका प्रैक्टिकल वर्क वाला चैप्टर आपने पढ़ के जाना है, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा साल बुक नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं कि प्रैक्टिकल का एक बहुत रेलिवेंट चैप्टर आपकी बुक के अंदर है। तो अब मैं आपको अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई। अगर आप यहाँ ना आते और ध्यान से वो चैप्टर पढ़ लेते तो वो भी ना, बट यू चोज नोट टू रीड बुक थ्रू आउट द ईयर, और आपने कहा कि चलो यहाँ पर आ जाते दिल की तसल्ली के लिए। तो मैं भी वहीं से पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बच्चों इसकी वैल्यू जरा फाइंड आउट करें। 21 डिवाइडेड बाय 1.81 का आंसर बताएं। 11.60. 11.60। दिस इज वन ऑप्शन, ये 1 बेटर है। ठीक है, या 12 ये सेम है। ठीक है, मेरे सुनने पे गौर करें, ये सॉल्व पेपर में भेज रहा हूं, उसमें जगह जगह लिखा हुआ है जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यू हैव गिवन फॉर V। ये भी सही है, ये भी सही है। स्टेटमेंट सुने बच्चों, इस स्टेटमेंट 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ सुने, मैं ढेर पेपर भेज रहा हूं उसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा क्वेश्चन नंबर जो ऊपर है उसको मैं कैसे करूंगा जस्टिफाई? द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रॉ डेटा आर 2, the value of V is given in 1 better significant figure that is 3। ठीक है, और अगर मैंने ये आंसर लिखा है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रॉ डेटा आर 2, यहां तक तो सेम हो गया। द वैल्यू ऑफ V इज कैलकुलेटेड, ऐसे नहीं लिखते आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते जिस तरह कोई भी आंसर लिखने का तरीका होता है कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे कि वो कहता है सेट अप द ऑपरेटर्स एंड रिकॉर्ड, जिस तरह आप पेपर 5 में इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैं बता रहा हूं ऐसे करें। सो द वैल्यू ऑफ V is given in same number of significant figures, so you have 2 options now, either जो मिनिमम है उसका सेम रखें या 1 बेटर रखें। अभी पेपर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। एनीथिंग इसके अलावा कुछ भी राइट लेफ्ट करोगे तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस के आपके 10 मार्क्स भी कट सकते हैं 40 में से। मैं इस वजह से बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूं। जी बेटा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछ ले या नोट डाउन कर ले, अगर आप हेजिटेट करें क्लास सेशन के एंड पे पूछ लीजिएगा। जी बच्चों, कंटिन्यू विद द पेपर यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद। बच्चों
0.0 लिखता तो मेरा यहाँ पर 1 मार्क कट जाता। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 80.5 या 80.4 इज लूजिंग मी अ मार्क। बेटा एक और चीज नोट कर ले कि अगर यही वाला एंगल वाला मार्क यहाँ पर 2 मार्क्स का होता तो यहाँ पर एवरेज शो करना जरूरी था। ये अपने हैंड आउट पे लिखते जाइए। अगर यही वाला यहाँ पर 2 मार्क्स का होता, या अगर मार्क्स नहीं लिखे तो यहाँ 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो बेटा इसका मतलब है सेकंड बॉक्स, 2 बॉक्सेस का मतलब है ये पार्ट 2 मार्क्स का है, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसे चेकिंग करनी है, मार्क मिला है तो टिक लगाएगा, मार्क नहीं मिला तो क्रॉस लगाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम है। अगर यही वाला पार्ट 2 मार्क्स का है तो ये डेसिमल प्लेस में आंसर आता है तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यस जी बच्चों, आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ गया। यहाँ पर आपने एक क्लियरली लिखना है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिखनी है। रॉ डाटा कितने होना चाहिए टाइम का, कि आपका टाइम जो है 10 सेकंड से एक्सीड हो जाए, 10 सेकंड से एक्सीड हो जाए। लाहौर में जो बेस्ट टीचर, जिनको मैं कहता हूँ कि यार टेक्निकली बेस्ट हैं, जो मतलब जो आप कह लें कि उनका स्टैंडर्ड टॉप पे है इस वक्त, सर अख्तर महमूद है। ठीक है, सर अख्तर महमूद का कहना है कि 20 ऑसिलेशंस, बट कुछ प्रैक्टिकल में तो 20 सेकंड से पहले ही ऑब्जेक्ट रुक जाता है। एग्जामिनर के बाद फर्दर डिस्कशन में आपको आज का बता रहा हूँ कि जब हम एग्जामिनर के साथ बैठते हैं, जब इवन हम लंदन जा रहे हैं, चीफ एग्जामिनर AQA, आज मीटिंग हुई है 1.5 घंटे की, और मैंने उसको कहा भाई जा काम कर, मीटिंग चलती रहती है हमारे एग्जामिनर के साथ। तो अभी भी आपके एग्जामिनर जो हमारे साथ लूप में है, उनसे बात की, उन्होंने कहा बच्चों को ये बताएं कि अगर ऑसिलेशन रुक रही हैं तो जितनी ऑसिलेशन हो रही हैं उतने का ले लें, अदरवाइज आप इसको उतने पे लिमिट कर दें कि आपका रॉ टाइम, एन ऑसिलेशन का टाइम 10 सेकेंड्स को एक्सीड कर रहा है। बेटा 20 गिनने लगोगे तो आपका भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 20 सेकेंड्स, रॉ टाइम 10 सेकेंड्स से एक्सीड हो जाए। मैंने कहा थोड़ा सा फर्दर बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए बता दें। वो कहता है ठीक है, आप बच्चों को बताएं कि एक ऑसिलेशन है जिसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो 10 है। ठीक है, इसका रॉ टाइम 10 ऑसिलेशन का टाइम आया है 13.2 सेकेंड्स। ठीक है, और 1 ऑसिलेशन का कितना आ जाएगा बच्चों, 1.32 सेकेंड्स। तो मैंने कहा बच्चे बार बार पूछते हैं कि क्यों 10 ऑसिलेशंस करवा रहे हैं, एक का क्यों फाइंड आउट नहीं करवा रहे, तो कहते हैं बच्चों को आप ये बताएं, और ये बड़ी बेसिक सी बात है कि जब टाइम ज़्यादा करेंगे तो अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी। डेल्टा T/T इंटू 100 एक बारी रॉ टाइम का करते हैं, और एक बारी अगर एक ऑसिलेशन का किया है उसका करते हैं। जी बच्चों, ह्यूमन रिएक्शन एरर की वैल्यू 0.2 से 0.4, एवरेज आउट कर लो 0.2 ले लो, डिवाइडेड बाय 1.32 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। सही, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। नहीं नहीं, ह्यूमन रिएक्शन एरर है ये फिलहाल। वैसे जनरली बच्चों कैलकुलेटर जरा आपने रेडी रखे हैं, हर टाइम के लिए चाहिए होंगे आप। इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। 15.1 इज अ लार्ज अनसर्टेनिटी। 15 का एरर टाइम पीरियड में ही आ गया। तो वो कह रहा है कि इधर 10 ऑसिलेशन लेने का मकसद ये है कि जब आप 0.2 ह्यूमन रिएक्शन एरर तो फिक्स्ड है ना, डिवाइडेड बाय 13.2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपने 10 ऑसिलेशंस करके इस अनसर्टेनिटी को 15 से रिड्यूस कर दिया है 1.5 पे। इस वजह से वी आर टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये अनसर्टेनिटी लार्ज है और ये अनसर्टेनिटी स्मॉल है। सो कल के प्रैक्टिकल में अगर तो फ्लो ऑफ वाटर का क्वेश्चन है, तो पानी, अगर ये मैंने क्यों बताया सारा कॉन्टेक्ट, अगर पानी बहुत स्विफ्टली फ्लो कर रहा है ट्यूब में से, अगर फ्लो रेट का सवाल है, तो आपने लिखना है कि टाइम की वैल्यू बहुत स्मॉल है एंड द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन टाइम इज वेरी लार्ज। तो उसको अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए, या तो वो जो कॉलम जो है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है उस कॉलम की लेंथ इंक्रीज करें, ये अभी क्वेश्चन 2 पे आ रहा है, ये लिखा हुआ है, या तो कॉलम की लेंथ इंक्रीज करें, या जो पाइप जिससे वो फ्लो कर रहा है उस पाइप की विड्थ को रिड्यूस करें, ताकि टाइम ऑफ फ्लो जो है वो कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा हो, और उसमें अनसर्टेनिटी कम हो। कौन सी अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो। जी बच्चों, आपने ये टेबल बनाया, और कुछ बच्चों ने मैंने देखा है कि cos θ/2 के बाहर लिखा हुआ है, बहुत कम बच्चों ने डिग्रीज लिखा हुआ है इसका यूनिट। किसने लिखा है, रेज योर हैंड। बेटा ये मिस्टेक। कॉस क्या है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर आप लेंस को रिजॉल्व कर रहे हो, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, या फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हो, या मोमेंटम्स को रिजॉल्व कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर लेंस को रिजॉल्व कर रहे हो तो एडजेसेंट का यूनिट भी मीटर्स होगा, हाइपोटेन्यूज का यूनिट भी मीटर होगा। मीटर और मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इस वजह से इसका कोई यूनिट हमने यहां पर नहीं लिखा। इसको करेक्ट कर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा।
सम स्टूडेंट्स आर वरीड के लॉग के क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, लॉग का क्वेश्चन सारे के सारे लॉग जो है A2 में शिफ्ट हो गए। A1 में लॉग होता था प्रैक्टिकल में, लॉगरिथम का सवाल नहीं आएगा प्रैक्टिकल में, लॉग का सवाल नहीं आएगा। जब पेपर 5 करेंगे तब देखेंगे बेटा। इस पे आ जाए कॉलम हेडिंग्स में कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी थी, अगर ये मिस्टेक की है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मैंने जनरल रूल फॉलो कर दिया है कि कैलकुलेटेड डाटा एक रेज हो गया यहाँ से, कोई मसला नहीं। कैलकुलेटेड डाटा का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको बता दिया, 3 ऐसे लिख देंगे तो कोई मिस्टेक का चांस नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा कि मैंने तो ये रॉ डाटा देखा ये 4 में है, तो मैंने यहाँ पर भी 4 में लिखा है। तो बच्चों जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड करनी ना, उसमें भी 4 का ही लिखा हो, तो आप 4 लिख सकते हैं। जो रॉ डाटा है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन प्लॉटिंग में फोर्थ डेसिमल प्लेस को इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता, तो 3 की प्लॉटिंग भी इनफ है। ठीक है बेटा। एंगल का यूनिट कैसे लिखेंगे ये देखिए, एंगल इन डिग्रीज। बेटा यहां तक जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें क्या चीज मैटर कर रही है, मेजरमेंट्स। एवरेज तक मेजरमेंट्स हैं, डेसिमल प्लेसेस। और कैलकुलेटेड डाटा में क्या चीज मैटर करता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जनरल रूल क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 का। सिर्फ टेबल के कितने मार्क्स हैं, तो कॉलम हेडिंग्स के यूनिट्स ही नहीं लिखे आप लोगों ने, तो फिर वहीं से मार्क्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, राइट। सॉल्व पेपर 3 भेज दिए हैं, 3-4 और भेजूंगा मैं, आप वीडियोस भी 3-4 और भेजूंगा, ये कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। बेटा स्केल कैसे लेना है, अपनी नोटबुक्स पे लिख लें कि आपने ग्राफ को जो है वो टिल्ट करके एक्स और वाई एक्सिस रिप्लेस नहीं करने। जो आपके पास नैरो एक्सिस है 8 ब्लॉक्स वाला, उसी को एक्स एक्सिस लेना है और इसी को वाई एक्सिस लेना है, इसी को एक्स एक्सिस लेना है और इसी को वाई एक्सिस लेना है। मैंने खुद चेंज किया, मैंने आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। बेटा ये एक पेपर है, इसका एक्सिस जो है एग्जामिनर ने बनाया है, ये लॉग का सवाल है, ये भी लॉग का सवाल है। खैर बेटा वाई एक्सिस 0 से शुरू किया है, क्या उसने ऑकवर्ड स्केल लिया है, 1 ब्लॉक को 0.1 लिया या 0.7 लिया, 0.1 या 0.2 या 2 या 4 या 5, थ्रीज के, सेवन्स के, नाइन्स के, ये ऑकवर्ड स्केल्स नहीं लेंगे, मार्क्स डिडक्ट होंगे और प्लॉटिंग आपके लिए मुश्किल होगी। जैग लाइंस ड्रॉ नहीं करने, फॉल्स ओरिजिन ड्रॉ नहीं करना, अपनी रेंज के हिसाब से। बेटा इधर ये लॉग का सवाल है, ये A2 का है। आई जस्ट वांट टू शो कि एग्जामिनर जब खुद ग्राफ बनाता है तो कैसे ग्राफ बनाता है, एक्सिस लेबल करता है। क्वांटिटी स्लैश यूनिट लिखना है आपने, क्वांटिटी अगर टी स्क्वायर है, राइट। तो बच्चों अगर आपकी ग्राफ की रेंज जो है ये लॉग टी, टी टी ड्रॉ हुआ हुआ है यहाँ पर, किस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है लॉग टी, 2.48 से कहां तक जा रहा है, 2.54 तक। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंगली स्केल लिया हुआ है, 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। 2.48 से 2.54 जा रहा है, तो उसने वैसे उसने भी चालाकी की है कि अच्छा फिल करने के लिए वैल्यूज ही ऐसी ली हैं उसने। बट जब मैं आपको ग्राफ भेजूंगा, आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, मेरे डाटा के हिसाब से स्केल लेने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चों अपनी रेंज के हिसाब से वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं और ऑकवर्ड स्केल नहीं लिखते। 2.52 ना लिखें, 2.50 लिखें। 2.52 को किसी स्मॉल लाइन पे फॉल होने दें, यहाँ पर जीरोस वाली वैल्यूज, फाइव वाली वैल्यूज वो आने दें। सो आपने ऐसा ग्राफ लेना है कि जो कि जो एग्जामिनर ने बनाया है, तो ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो ग्राफ कभी भी टिल्ट करके नहीं बनाता, हमेशा इसी को एक्स लें और उसी को वाई लें। टिल्ट करके ग्राफ आप लोगों ने नहीं बनाना। जो भी आपका होगा, कोई ऑप्शन ऐसी होगी जो आपका ग्राफ इसी ओरिएंटेशन में कवर अप हो रहा होगा। बच्चों 2-3 ऐसे सवाल आए हैं कि जिसमें एक्स वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, अगर वो आ जाए तो क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा दें। ठीक है। ये आपका हो गया वाई का 0, यहीं पे पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर लिख दें, यहीं पे नेगेटिव वैल्यूज नीचे को लिख दें, और एक्स एक्सिस को यहीं पे लेबल करते हैं, एक्स एक्सिस को यहीं पे लेबल कर। ठीक है। वहां पर आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें। 1 से 2 ऐसे ग्राफ्स है जिसमें ये सारा काम हो रहा है। बैक टू द पेपर, ग्राफ की कुछ बातें बता दी मैंने। बच्चों ग्राफ वाला सारा पार्ट जो है आपने पेंसिल से करना है। व्हाट इज द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इस पेपर में एक्स एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटी उसने ली है, उसने कहा है प्लॉट कॉस θ/2 ऑन एक्स एक्सिस। बेटा θ/2 इज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 से 0.9। तो अगर मैं इसको लेता हूं 0.5,
दो के बाद लेता हूँ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, लेकिन वो 0.9 से लार्जर वैल्यू है, 0.94 है, तो मुझे अपना स्केल श्रिंक करना पड़ा। श्रिंक करने पे भी 2/3 ऑफ ग्राफ कवर हो रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस में तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है द वैल्यूज आर रेंजिंग फ्रॉम 1.4 से 1.9। तो बच्चों 1.4 से वैल्यू 1.4 समथिंग से वैल्यूज हैं, तो आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 1.48 है तो एज पे ही आना चाहिए 1.48। सर आप कोऑर्डिनेट लेबल कर सकते हो ऐसे? जी, कौन सा कोऑर्डिनेट लेबल करना है, मैं आपको लेबल आपने करके आपने किया हुआ मैं कोऑर्डिनेट आपको लेबल करके दिखाता हूँ। ये बन जाएगा 0.51 और 1.5। अगर आप, लिखना अलाउड है? हाँ, सिर्फ उन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं जिनका आप ग्राफ ड्रॉ हाँ करते हैं, वही कह रहा हूँ। जिनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बच्चे कहते हैं कि वो वाले पॉइंट्स जो हमने बेटा ये सेफ्टी लाइन, निकालने के लिए जो मैंने पॉइंट लिए वो लेबल कर सकता हूँ? जी वही पॉइंट लेबल करने हैं आपने। बच्चों डॉटेड लाइन, बेटा थोड़ा सा जरा होल्ड ऑन करें, मुझसे पूछ लीजिए पूछना है। डॉटेड लाइन पेंसिल से ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे। एग्जामिनर कहता है ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट शुड बी हाफ अ ग्राफ अपार्ट। क्यों? दूर दूर होने चाहिए ताकि ग्राफ पूरा यूज हो। एग्जामिनर मार्क स्कीम में कहता है कि इस लाइन में किंक्स नहीं होनी चाहिए, डिसकंटिन्यूड लाइंस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं कि यार ये वाला रूलर लेके जाना है, और जहां से ग्राफ का एज स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके जहां ग्राफ दूसरी साइड पर एंड हो रहा है, एंड टू एंड ग्राफ ड्रॉ करना है, एक ही बारी में लाइन ड्रॉ करनी है। जी बच्चों P1 में, P2 में, एएस में इनफैक्ट आपने पढ़ा है कि बेस्ट फिट लाइन कौन से एरर को मिनिमाइज करती है, सिस्टमैटिक या रैंडम? रैंडम एरर को मिनिमाइज करती है। यू ग्राफ पे बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना इज रिड्यूसिंग रैंडम एरर। कुछ पॉइंट्स ऊपर हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर कैसे मिनिमाइज हो रहा है? मोर और लेस जितने पॉइंट्स ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, तो ये आपका रैंडम एरर मिनिमाइज हो रहा है। अच्छा बच्चों एक मिनट जरा होल्ड करें। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपने मुझे बताना है कि मेरी इस पर्टिकुलर लाइन में क्या फॉल्ट है। मैं एक बेस्ट फिट में अपने रेफरेंस से एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि इस लाइन में क्या फॉल्ट है। ये बेस्ट फिट लाइन है मेरी, 3 लाइन पॉइंट्स लाइन से ऊपर है, 3 नीचे है। मेन कंसर्न पता है क्या है? मेन कंसर्न ये है कि लाइन ऐसी होनी चाहिए कि पॉइंट्स का डिस्टेंस लाइन से मिनिमम। मुझे ये बेस्ट पॉसिबिलिटी लगी है कि इस पॉसिबिलिटी में पॉइंट्स का डिस्टेंस लाइन से मिनिमम है। ठीक है, कोई थोड़ी सी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी ना मैंने अगर, तो आप देख लें कि पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है लाइन से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखें किसी इस पॉइंट का डिस्टेंस भी बढ़ गया लाइन से। ठीक है, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस बढ़ गया लाइन से, तो लाइन वो ड्रॉ करनी है कि मैक्सिमम पॉइंट्स का डिस्टेंस लाइन से करीब। स्ट्रिक्टली यू आर यूजिंग पेंसिल ऑन द ग्राफ पेपर, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल ड्रॉ यूज करनी है। पेन ग्राफ के करीब भी नहीं लाना, स्केल भी पेन से लेबल नहीं करना। स्केल चेंज करना पड़ गया क्या करोगे? जो ठीक लाइन है बेस्ट फिट पूरे ग्राफ के थ्रू एक्सटेंड करनी है? जी, पूरे ग्राफ पे एक्सटेंड करनी। बेटा आपके पेपर पे, आप पेपर दे रहे हैं, इस तरह के मार्क लगे होंगे दो, इस तरह के 2 मार्क दिखे हैं अपने पेपर में? बेटा इसका मतलब ये है कि इस मार्जिन से बाहर नहीं लिखना। एग्जामिनर इज नॉट बाउंड टू गिव यू मार्क इफ एनीथिंग इज रिटन आउटसाइड दिस लाइन। इनफैक्ट आप ये सोचें कि इतना पार्ट स्कैन होना है, उतना एजेस में निकल जाना है। ठीक है, क्योंकि पेपर के आपको पता है स्टेपल की पिन लगी होती है, कुछ पार्ट स्किप हो सकता है उसमें। एग्जामिनर इज नॉट बाउंड टू गिव यू मार्क एनीथिंग रिटन आउटसाइड दिस बॉक्स, नीचे या साइड। तो ये जो आपने स्केल एक्सिस लेबल करना है ना क्वांटिटी, तो ये आपने बेटा इस लाइन के अंदर अंदर लेबल करना है। इनफैक्ट ये नंबर भी इस लाइन से बाहर ना लिख लें, छोटे लिख लें। ठीक है, स्केल भी पेंसिल से लिखना है। अच्छा उसने कहा है मैक्सिमम जो दो लेबलिंग में लार्ज ब्लॉक्स का डिफरेंस हो सकता है ना, वो 3 हो सकता है। लार्ज ब्लॉक्स में मैक्सिमम डिफरेंस जो हो सकता है वो 3 हो सकता है। इसका मतलब है अगर आपने एक लार्ज ब्लॉक लेबल किया है ना, तो हर थर्ड लार्ज ब्लॉक लेबल होना चाहिए। सेफ साइड पे आप हर लार्ज ब्लॉक को लेबल करें। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगी डिस्टिंक्शन अचीव करने में। और इस क्लास में फॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि डिस्टिंक्शन के लिए जा सकते हैं। आई नो देम पर्सनली, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, इतनी डेप्थ में जाके बता रहा हूँ। कॉस वाली क्वांटिटी का यूनिट नहीं है। अगर इधर भी किसी ने स्लैश डिग्रीज लिखा है तो उसको इरेज कर दें। कॉस साइन टैन का यूनिट नहीं होता, रेशो का यूनिट कैंसल आउट हो। ठीक हो गया बेटा?
तो बच्चों अगर यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, देखें अगर आपकी वैल्यू आ रही है, आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, लिखें ये आप लोग नोटबुक पे लिखे, लेंथ इन सेंटीमीटर की एक वैल्यू आई है 68.3, ठीक है। 1/L का एक कॉलम इंक्लूड करें, मुझे 1/L की वैल्यू बताइए, यूनिट बताइए। अगर हमने डिसाइड कर लिया सेंटीमीटर्स में ही करना है तो फिर सेंटीमीटर्स में ही होगा ना, इसका बताइए वैल्यू क्या आ रही है। 0.0146। बेटा इसकी इंप्रूवमेंट देखें, इसका इंप्रूव्ड वर्जन देखिए, 1/L/10⁻²⁻2 cm-1। अब मैं 0.0146 को क्या लिख सकता हूं, 1.46। बेटा आपने बताना है कि ये आपके लिए प्लॉट करना आसान है, ये नीचे वाली वैल्यू प्लॉट करना आसान है। नीचे वाली वैल्यू प्लॉट करना आसान है, तो डेलिबरेटली ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि मेरी वैल्यूज जो हैं वो मेरे प्लॉटिंग के लिए आसान हो। फिर एक्सिस को भी इस तरह से लेबल करना है। देखे ना बेटा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बाद में नहीं आता, जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है या पहले यूनिट आ रहा है, पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है, फिर तो यहां पर भी पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है फिर यूनिट आ रहा है। कुछ बच्चे लिख देते हैं 1/L इंटू सेंटीमीटर-1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बाद में आ रहा है। क्यों मल्टीप्लाइंग फैक्टर बाद में आ रहा है, पहले क्वांटिटी कंप्लीट होती है फिर यूनिट आता है। तो बेटा एक्सिस पे भी अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है या खुद से उसने दिया हुआ है इन सम सिनेरियोज, दिस इज टिप फॉर ऑल द पेपर्स, ऑल द अपकमिंग पेपर्स, के ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है फिर इसको P1 हो, P2 हो, P3 हो, कोई मुझे बता सकता है, A2 का स्टूडेंट बता पाएगा कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लेते ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हुए। लॉग, लॉग के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इग्नोर करते हैं, वो पेपर 5 में उसकी डिस्कशन होगी, ठीक है। ये A2 में नहीं है, अभी ये A3 में जाना है इसमें, अगर ध्यान नहीं देगा 4 में जाना है, अभी ये अंडर एज है। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी लेबल नहीं किया, जो मैंने आपको पेपर दिखाया था उसमें लेबल था, फॉल्स ओरिजिन लेबल था जो मैंने आपको पेपर दिखाया था। मुझे खुद नहीं पता क्या होता है क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेबस ही नहीं है। सर अगर जीरो से डिवाइड से शुरू करें तो डायरेक्टली रीडिंग ले सकते हैं। जी जी, ले अगर 0 से x एक्सिस लेबल करें तो y इंटरसेप्ट की रीडिंग ले सकते। नहीं डिवाइड से जीरो से शुरू करें जी तो फिर आप डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट हाँ, लेकिन अगर ग्राफ नीचे जा रहा है फिर तो नहीं ले सकेंगे। बट बच्चों अगर y इंटरसेप्ट इस वक्त अगर लाइन ऐसी भी होती तो y इंटरसेप्ट ग्राफ से रीड नहीं कर सकते थे, रीजन बताएं क्यों, क्योंकि x एक्सिस 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अगर आपका x एक्सिस 0 से भी स्टार्ट हो रहा है, y इंटरसेप्ट ऑब्वियस भी है, तो y इज इक्वल mx प्लस e से उसको काउंटर देख लें, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली ग्राफ से रीड किया, यू आर श्योर कि आपका x एक्सिस 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप लिख दें y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू दिस, ब्रैकेट में लिख दें फ्रॉम ग्राफ। बच्चों पॉइंट को प्लेस करने का तरीका ये देखें, पेंसिल से किया हुआ है। एग्जामिनर कहता है कि बेट दो ऑप्शंस दे रहा है आपको, या तो आप स्मॉल डॉट ड्रॉ करके उसके अराउंड एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बताऊं कि एग्जामिनर मुझे क्या कहता है, वो कहता है कि सर्कल जो है इन 4 पॉइंट से पास करें, उस साइज का सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर, एक स्मॉल ब्लॉक से वो पास करे। क्यों, एक तो आपका पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। समटाइम्स अगर शार्प पॉइंट लाइन के ऊपर ही ड्रॉ आ गया है तो वो गायब हो जाएगा ना, ठीक है। वो कह रहा है या तो ये ड्रॉ करें, ये एक ऑप्शन दे रहा है, दूसरा वो कह रहा है एक स्मॉल क्रॉस ड्रॉ करें। क्रॉस को फिर सर्कल नहीं करना, हमजा थोड़ा अटेंटिव होके, ठीक है, खड़े होके थोड़ी स्ट्रेचिंग करके फिर बैठ जाएं। आपको तो नींद आ रही है थोड़ी सी, खड़े होके जरा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बैठ जाएं। जी बच्चों समझ आ गई, आइदर डॉट विद सर्कल और स्मॉल क्रॉस। जी बच्चों आगे चलें, और उसके बाद पता है आपको कि 2 पॉइंट्स का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, जनरल रूल बता दिया है, 3SF है, YSF वाई इंटरसेप्ट भी 3SF है, यूनिट देने की यहां पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। Remember the quantity you have plotted along y axis is t square and quantity along x axis is
कॉस जो कि यूनिटलेस क्वांटिटी है बेटा, ये टी स्क्वायर इन सेकंड स्क्वायर है और ये कॉस थीटा बाय 2 है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? ग्रेडियंट होता है वाई ओवर एक्स। ग्रेडियंट होता है वाई ओवर एक्स। वाई एक्स में जो क्वांटिटी है उसका यूनिट है सेकंड स्क्वायर, एक्स एक्सिस यूनिटलेस है तो ग्रेडियंट का यूनिट आ रहा है सेकंड स्क्वायर। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? सी। वो जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे प्लॉट हुई है उसका यूनिट क्या है? सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बाय चांस ग्रेडियंट का भी यूनिट सेकंड स्क्वायर है, वाई इंटरसेप्ट का भी सेकंड स्क्वायर है। ही इज आस्किंग इट इज सजेस्टेड दैट द क्वांटिटीज टी एंड थीटा, y कैसे है? जो वाई एक्सिस है उस पर क्वांटिटी टी स्क्वायर है, उसका यूनिट क्या होगा? तो वाई इंटरसेप्ट का यूनिट भी सेकंड स्क्वायर होगा। ही इज सेइंग दैट it is suggested that quantities t and theta are related by this equation where p and q are constant using your answer in E3। बच्चों E3 में जाके देखें क्या किया है आपने, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया है। यूजिंग योर आंसर इन E3 डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ p एंड q। ये बच्चों अगर आपने वैल्यूज ठीक लिख दी ना और इस बात को इग्नोर कर दिया तो आपको 2 में से 0 मार्क मिलेगा। क्यों? कैम्ब्रिज में 0.5 मार्क नहीं होता। कभी आपने मार्क्स स्कीम में 0.5 देखा हो तो मुझे भी बताना है आपने आके। 0.5 नहीं होता, राइट? तो बच्चों अगर ये यूनिट मिसिंग है और अगर इसने यूनिट लिखा है और इसने यूनिट नहीं लिखा और इसने लिखा है तो एग्जामिनर कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा इन दोनों में? जिसने नहीं लिखा उसको फिर पूरा मार्क डिडक्ट करेगा। ठीक है, ओ लेवल का एग्जामिनर मार्क देके खुश होता है, ए लेवल का एग्जामिनर मार्क डिडक्ट करके खुश होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, लेटेस्ट मार्क्स स्कीम में अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बहुत ज्यादा है। पेपर 2 आपका होना है डेफिनेशन, 2 वर्ड्स नहीं होंगी तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको मार्क। ठीक है, और अगर आपके यूनिट्स अप टू द मार्क नहीं होंगे मार्क नहीं मिलेगा। डेरिवेशंस और अच्छा, लेटेस्ट मार्क्स स्कीम में लास्ट 4 to 5 years में एक ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है जो कि पिछली मार्क्स स्कीम में थोड़ा सा लीनियंट था। आपने मुझे लास्ट 2 साल की मार्क्स स्कीम में ढूंढ के दिखाना है। पिछले वाली में मैं ढूंढ के दिखाऊंगा, गिव मार्क्स फॉर ईसीएफ लिखा होता है, अब लेटेस्ट मार्क्स स्कीम्स में गिव मार्क फॉर ईसीएफ कहीं पर भी नहीं लिखा होता। इट्स ऑल अप टू डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनर। कि अभी कई बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने 10 ऑस्लेशन के टाइम से पूरा कर दिया, टाइम पीरियड को 10 ऑस्लेशन का टाइम ले लिया, उससे आगे पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, ईसीएफ कर दिया, अब आगे मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेटेस्ट मार्क्स स्कीम के हिसाब से मार्क नहीं मिलेगा। दिस इज द रीजन बच्चे प्रैक्टिकल रिपीट करते फिरते हैं। इनफैक्ट पूरा एएस रिपीट करना पड़ता है प्रैक्टिकल के पीछे, और स्टूडेंट ने किया है। अभी स्टूडेंट थी, उसका प्रैक्टिकल की वजह से बी आया था एएस में, फिर वो एएस और A2 दोनों में अपेयर हुई और उसका अब ए आ गया। अदरवाइज P1 और P2 में उसका ए था उसके पर्टिकुलर केस। तो ये इंपॉर्टेंट है और आप कर सकते हैं बच्चों, ये बातें जो बता रहा हूँ इसी के मार्क्स मिलने हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, गिव अप्रोप्रिएट यूनिट, जो भी इक्वेशन है उसको रीअरेंज करना है। जो आपके पास क्वांटिटीज हैं थीटा बाय 2 प्लस क्यू, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, फॉर्चुनेटली ये उसी स्कीम में लिखी हुई है। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? टी स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दे एम, थोड़ा ध्यान दे। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? कॉस थीटा बाय 2। सो बाय कंपैरिजन मेथड बताइए कि ग्रेडियंट किसके इक्वल आ रहा है? पी के इक्वल, तो इसका यूनिट भी ग्रेडियंट वाला होगा, वो क्या है? सेकेंड स्क्वायर। और क्यू किसके इक्वल आ रहा है? वाई इंटरसेप्ट के इक्वल। एक बार दोबारा से अपने लिख लें कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स खुद से लिखे हैं, देखिए प्रेशर सिचुएशन होती है, मैं भी प्रैक्टिकल कर रहा होता हूँ, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना क्रिटिकल था इस बारी 3-3 का। मैंने जिस सेंटर में पेपर किया है उसमें 54 बच्चे अपेयर हुए अंडर मी। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट एज ए रेफरेंस गया है कि इन बच्चों का रिजल्ट टीचर के करीब करीब है कि नहीं, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर आता है, लेकिन अब नहीं आता। जो भी कर लें, अब प्रैक्टिकल जैसा भी दे दें, ऐसी की तैसी फेर देते हैं। इनफैक्ट आई एम द ओनली टीचर जिसने प्रैक्टिकल की बुक सॉल्व की थी बैक इन 2018-16 मैंने सॉल्व की थी। ठीक है, ये बुक पढ़ी है, इसमें जो रेलेवेंट पेपर हुए मैं आपको भेज दूंगा। पेपर 5 जिन बच्चों ने पेयर होना है, मेरे पेपर 5 की बुक भी अगर किसी को चाहिए तो एक वेबसाइट है पापा कैम्ब्रिज, पापा कैम्ब्रिज वाली वेबसाइट पे वो मेरी बुक फ्री अपलोड हुई हुई है। वो बच्चे अब नहीं खरीदते, अब वहां से देख लेते हैं, तो आप भी वहां से देख लीजिएगा। पेपर 5 के लिए आपको वहां से प्रेपरेशन से हेल्प मिल जाएगी पापा कैम्ब्रिज पे। अपने रिसोर्सेज उन्होंने पेड रखे हुए हैं,
और फ्री नोट्स में हमारी बुक्स डाली हुई हैं उन्होंने, जो कि हम वैसे सेल करके रॉयल्टी लेते हैं। तो बच्चों ये बुक जो मैंने लिखी थी बैक इन 2016 लिखी थी, 6 ये हो गए हैं, कोई नहीं 18 लिखी थी, 8-9 साल हो गए हैं इसमें। तो ये सारे सॉल्व पेपर्स हैं। इनमें से जो रेलेवेंट पेपर है मैंने इस बुक में से ही निकाल के आपको ग्रुप में भेजे हैं और भेज दूंगी, ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाए। राइट जी बच्चों, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1, रेज योर हैंड बिकॉज क्विकली वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अच्छी बात आपको ये बता रहा हूँ, एक बुरी बात भी बतानी है, एक अच्छी बात भी बतानी है बच्चों। जो इसकी एग्जामिनर से बात हुई है, बड़ी लड़ाई हुई है एग्जामिनर की, मेरी भी और टीचर्स की भी। उसने कहा है, आप सुन के हैरान होंगे, कि अगर कि ये एरर्स और लिमिटेशंस और उसकी इंप्रूवमेंट्स मार्क स्कीम से बाहर कोई बच्चा लिख रहा है तो उसको मार्क नहीं मिलेगा। एरर्स और इंप्रूवमेंट्स स्ट्रिक्ट हो गया बहुत ज्यादा एग्जाम में। हम कहते हैं कि यार कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हो वो लिखो, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हो तो वो लिखो। तो जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हो लेकिन वो मार्क स्कीम से बाहर है, अनफॉर्चुनेटली वो ठीक भी हो तो उसका मार्क नहीं मिलेगा। तो फिर हमें मार्क स्कीम के ट्रेंड्स को देखना है। हमारा क्वेश्चन कल वाला रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल ट्यूब है, तो हम ये करेंगे बच्चों। स्टार्ट करिए, सवाल पूरा करना है मेरे साथ। कुछ सिरिंज वाला सवाल आ रहा है, मैं इसको रीड करके करूंगा। टाइमर लगा रहा हूँ, 20 मिनट्स में सवाल करने, लास्ट 5 to 10 minutes विल बी फॉर द डिस्कशन। उसके बाद हम अपनी क्लास एंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। टू रीडिंग सफिशिएंट नहीं है। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी उस पर पहुंचेंगे तो उसकी बात होगी, सुनते जाएं। तो कल वाली एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन कल वाले एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन इसी क्वेश्चन के एंड से निकलेंगी, सुनते जाएं गौर से। आप अपने जितने भी रिडार्स हैं उनको एक्टिवेट कर लें, सुनने वाली एफर्ट को मैक्सिमाइज करें सब बच्चे। आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एट द एंड। इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट हाउ द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब डिपेंड्स ऑन द ट्यूब लेंथ। बेटा ट्यूब की लेंथ है, वो कम या ज्यादा होने से फ्लो रेट डिस्टर्ब होता है। जी बच्चों, आपके पास दो वैल्यूज क्यों शो की है, मैंने आपको अभी बताया था। अगर दो बॉक्सेस होंगे तो इसका मतलब है कि सेकंड मार्क इज फॉर टेकिंग एन एवरेज। कैन यू टेल मी कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड होगा आपको? 2 डेसिमल में आ रही है, सेंटीमीटर्स में वैल्यू। बेटा वर्नियर कैलिपर प्रोवाइडेड था, वर्नियर कैलिपर प्रोवाइडेड था। जरूरी नहीं है वर्नियर कैलिपर हो, इंटरनल डायमीटर नैरो ट्यूब का नहीं वर्नियर कैलिपर से। बेटा इस पेपर के लिए 0.4 सेंटीमीटर था। कल जो पेपर आ रहा है, एग्जामिनर ने कहा है कि जो ट्यूब देनी है वो 0.3 इंटरनल डायमीटर की। आउटर डायमीटर स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो कौन सा मेजर करवाएगा? यस, इंटरनेट है। यस, होपफुली इंटरनल के लिए इनसाइड ऊपर वाले। बच्चों यहां से ये एक बात पता चली कि जो ट्यूब होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। एरर पता चला कि अगर हम इसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगी? डीफॉर्म हो जाएगी। अगर हम ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, वो बॉल पॉइंट का कैप देखें ना, गौर से देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो सर ये डायमीटर ले ही ना और लिख दे। तो बेटा लिख दें, लिख दे, कुछ नहीं लिख होता। दें, लेकिन अगर आपके सेंटर में ट्यूब इस लेंथ के अलावा वाली हुई तो सारों की वो वैल्यू होगी, सिर्फ आपकी अलग होगी। ठीक, इसलिए मेजर कर लें। ठीक है, सेंटर के साथ रिजल्ट्स मैच होना जरूरी होते हैं, वरना ये ज्यादा पुल करेंगे तो पाइप जो है वो डी शेप हो जाएगा। तो इसको कहां पर लिखना है हमने? यस, ठीक है, लिखवाऊंगा एंड पे। बच्चों सेकंड मार्क किस चीज का है? शुजा कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे इस पार्ट में? इस पार्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी बच्चों, आपने इसकी एवरेज क्या लिखी? 0.39। ओवर द सेंटर दिस वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 0.35 to 0.45। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अपने डाटा के हिसाब से बाकी पेपर सॉल्व करने हैं बच्चों। एस्टिमेट अनसर्टेनिटी ऑफ डी लिखेंगे, डेल्टा डी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला लिखें। लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर कैलिपर का? एलसी मींस लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जामिनर कहता है टेक अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन लीस्ट काउंट। क्यों? ह्यूमन रिएक्शन एरर है। इस पर्टिकुलर केस में एक ह्यूमन रिएक्शन एरर ये है कि ट्यूब बेंड हो रही, ट्यूब बेंड हो रही। तो बेटा 0.1 से ज्यादा फिर कितना लिखें? 0.2 से लेके 0.4, 0.02 से लेके 0। मैं नहीं, इस चक्कर में मैं पढ़ता नहीं।
जो कल आएगा ना, मैंने भी सॉल्व करना है पेपर। मेरा पेपर जी 100+ बच्चों के रेफरेंस पेपर के साथ लगना है। इसके वाला सेंटर है मेरा, इस बच्चे वाला, वो LGS JT में मैंने कल यही है अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना अभी। बेटा मैंने भेज तो दिया, जो मैंने भेजा है उस तरह का नहीं, इस पे ना ट्रस्ट करिए। नहीं नहीं, वैसे एग्जाम्पल क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी, आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लास खत्म होगी ना, मेरे से पूछ लेना, ये आएगा तो मैं बता देंगे। टाइम लिमिटेड है ना, घर जाके नहीं पढ़ना, आप लोगों ने ग्राफ्स नहीं ड्रॉ करने, बुक का चैप्टर नहीं पढ़ना, अब थोड़ा होल्ड ऑन करें। दे फोन जरा इधर, अभी थोड़ी देर बाद ले लेना, बता दूंगा सारा। बेटा लीस्ट काउंट से थोड़ा सा ज्यादा, डू रीड द मार्क्स स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका ईयर अटैच्ड है आपके पास जो है, इसकी मार्क्स स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसकी मार्क्स स्कीम इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं पर। लिमिटेशन लिख के दूंगा मैं आप, ठीक है, अभी मैं लिख के आपको प्रोवाइड करूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा इस तरह का कोई ट्यूब आएगी, इससे लॉन्गर ट्यूब आएगी, आपके पास ट्रे प्रोवाइडेड होगा। एक प्रिकॉशन आप लोगों ने नोट जरूर करना है, आपके बच्चों वर्क स्टेशन के ऊपर ना एक लिस्ट पेस्टेड होगी, अपना अप्रेटिस टैली करना है, टीचर भी अनाउंस करेंगे कि ये सारी की सारी चीजें आपके पास प्रोवाइडेड हैं। ऐसा ना हो कि आपके स्लीव हो उसका, बोल्ट ना हो, नट ना हो उसका, सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। 10 बार चेक करके देते हैं, फिर भी आपने भी कंफर्म करनी है अपने। अगर कोई चीज मिस आउट हो रही है तो आपने रिपोर्ट करना है। जी बच्चों, इसके बाद आप लोगों ने इस ट्यूब की लेंथ को, अगर लेंथ मेजर करनी है तो मीटर रूल या रूलर, और अगर डायमीटर मेजर करना है इंटरनल या एक्सटर्नल तो वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग अब लेना किसको नहीं आती, मैंने सिखा दी है आप, ठीक है। अदरवाइज यूट्यूब पे 1000 वीडियोस पड़ी होंगी हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर, कोई एक वीडियो देख लो, या मेरे से एट द एंड ऑफ क्लास दोबारा पूछ। बच्चों इंस्ट्रक्शंस को 100 बार ध्यान से रीड करना है, बेशक नीचे छोटी छोटी लाइनें लगा लेना। पुश द नोजल ऑफ द सिरिंज बॉडी सिक्योरली इनटू वन एंड ऑफ द फ्लेक्सिबल ट्यूब। बच्चों जो नोजल के है, नोजल इसका मतलब ये है कि इस तरह से पॉइंटेड होगी। वैसे तो यहाँ पे इंजेक्शन का वो लगती है, सिरिंज सिरिंज के आगे नीडल लगती है, लेकिन वो वाला पार्ट इट इज क्वाइट चैलेंजिंग कि ये नोजल जो है थोड़ी सी हार्ड हो इसके अंदर इंसर्ट करना, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा जोर मोर लगा के ये इसके अंदर इंसर्ट करनी ही करनी है, राइट। जी बच्चों नोजल इसके साथ लग जाएगी, कल वाले क्वेश्चन में भी है, कल वाले क्वेश्चन में भी एक्स्ट्रा ट्रे प्रोवाइडेड है। बेटा मैंने अब आपको कह देना है कि एक्सक्यूज कर लेना है कि आप लोग चले जाएं, जितने भी ओवरफ्लोज होंगे ट्रेज में कलेक्ट करने हैं। पेपर टावल विल बी देयर, अगर आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं पेपर को थोड़ा सा दूर रख लेना ताकि ओवरफ्लो हो, खुदा ना खास्ता तो आपका पेपर सिक्योर रहे, पेपर रिप्लेस नहीं होगा। काउंटेड पेपर्स जाते हैं सेंटर के अंदर, एक्स्ट्रा पेपर नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट अभी एक स्कूल में JT में एग्जामिनर कॉपी, जिसमें एग्जामिनर ने करना होता है, वो ही नहीं आई, और एग्जामिनर्स 3-3 बजे तक बैठे रहे हैं। तो वो कॉपीज आई हैं ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिस से, उन्होंने सॉल्व की हैं, फिर एग्जामिनर्स घरों को गए। तो काउंटेड पेपर, एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलना, पेपर गीला करने से अवॉइड करना, राइट। बच्चों आपको मैंने बताया था कि ऑल क्या ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड है, स्टॉप वॉच प्रोवाइडेड है, ठीक है। बेटा ये हो सकता है कि कैलिब्रेशन से दूसरी कैलिब्रेशन तक का टाइम फाइंड आउट करवाए, ठीक है। याद रखना अगर वहां पर वो सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है और आपके ऊपर ml लिखा हुआ है, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml इक्वल हो 30 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 मिलीलीटर्स। हुसैन भाई मैं ठीक कह रहा हूँ? हुसैन मेरा कजन है, और हुसैन इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ वेरी गुड डॉक्टर, और हुसैन ने FSC की है और टीचिंग भी करना चाह रहा था, तो थोड़ी सी टीचिंग की इंसाइट्स लेने आया है। हुसैन मेडिकल कॉलेज FSC में हुसैन गॉट हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ हाउ मच, 1005 आउट ऑफ, और मैट्रिक में आउट ऑफ 1098 आउट ऑफ 1100 मैट्रिक में। वो कह रहे हैं हम चारों के मिलके इतने नहीं आ सकते। 1098 मार्क्स आउट ऑफ। जी बच्चों फ्लो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बताना था आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ऑफ वैल्यूज 2 3,
6 नहीं होती, 2 होती हैं। तो आप लोगों ने एक रीडिंग को यहाँ पर लिखने से पहले, डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखने से पहले 4 या 5 बार परफॉर्म करना है, फिर उसकी एवरेज लिखनी है। इसकी एवरेज वैल्यू आपने की होगी, बताएं कितनी आ रही है? 6.23. 6.23 एंड डू मेंशन द यूनिट इफ दे आर नॉट मेंशन्ड। बच्चों, जब आपके पास 4 या 5 वैल्यूज आ जाती हैं, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा। दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा में अनसर्टेनिटी का सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। रेंज ऑफ डाटा में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है? पहले मेरी बात ये वाली अंडरस्टैंड करें कि मैंने मार्केट से लेस का पैकेट लिया, उसके ऊपर लिखा है 50 ± 5 ग्राम्स। इसका मतलब है इसकी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है? 45 से लेके 55। कितने यूनिट्स बनी रेंज? 10 ग्राम्स। जी बच्चों, जो आपकी अनसर्टेनिटी होती है ना, डेल्टा मैस जो होती है ना, वो आपकी रेंज की हाफ वैल्यू होती है। रेंज कितनी है? 10। 10 का हाफ क्या है? कितने ग्राम्स आएगी? तो ये वाली वैल्यू जाके इससे मैच होगी। तो आप लोगों ने 3-4 मार्क्स स्कीम्स ध्यान से पढ़नी है। उसमें होगा फॉर द रेंज ऑफ डाटा, अनसर्टेनिटी के लिए जो मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड हाफ रेंज मेथड। ये रेंज कैलकुलेट जब रेंज गिवन होगी 4-5 वैल्यू, और रेंज आपने ही लिखनी है डिपेंडेंट वेरिएबल। हर क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम जो है, कल भी अगर टाइम और फ्लो रेट का सवाल है तो आप 4 या 5 बार टाइम मेयर करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। मुझे पता है ये आप लोगों के लिए न्यू बात है, लेकिन हम प्रैक्टिकल करवाते हुए बहुत साल हो गए हैं। मेरा पहला A-levels का बैच जो मैंने फिजिकली स्कूल में पढ़ाया बैक इन 2015, मेरे 11 एकेडमिक ईयर्स कंप्लीट हो गए A-levels, एंड आई हैव रिटन सेवरल बुक्स। तो आपको सही बात ही बताऊंगा। हाफ रेंज मेथड यूज करना है। हाफ रेंज मेथड ये है कि इस सेट ऑफ डाटा में मैक्सिमम टाइम वाली वैल्यू और मिनिमम टाइम वाली वैल्यू जो है उसको पॉइंट आउट करें। मिनिमम इज 6.11, मैक्सिमम इज 6.32। बेटा रेंज कितनी बन रही है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 6.32 माइनस 6.11, आंसर इज 0.21। हाफ रेंज जो होगी दैट विल बी यूज एज अनसर्टेनिटी इन टी। रेंज की हाफ वैल्यू क्या आ रही है? 0.21 डिवाइड बाय 2 इज समवेयर अराउंड 0.115। दिस वैल्यू विल बी रिटन, दिस वैल्यू विल बी यूज्ड, this value will be used as uncertainty for the range of values. This method is called half range method. And 0.105, तो बच्चों for the range of values you strictly have to use half range method। ठीक है जी बच्चों, v की वैल्यू कैलकुलेट करें। d की वैल्यू क्या है? कहां पर है d की वैल्यू? 0.39 सेंटीमीटर है। 0.39 square multiplied by time which is 0.23, answer is 40.3। 40.3 यहाँ पर यूनिट्स लिखे, यहाँ पर भी लिख दें, लेकिन यहाँ पर लिखे हुए तो आज इतना मसला नहीं होगा। बच्चों रॉ डाटा में कितनी वैल्यूज पुट की हैं आपने? एक रॉ डाटा ये है और एक रॉ डाटा ये, डी भी आपने मेयर किए और ये टाइम भी आपने मेयर किया। जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यू हैव गिवन फॉर वी। बच्चों लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने हैं? इसकी स्टेटमेंट लिख लें। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रॉ डाटा आर 2। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रॉ डाटा आर 2। सेम दिया या वन बेटर दिया ब्लैंक पे? वैल्यू ऑफ v इज गिवन इन वन बेटर सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 3। value of v is given in one better significant figures than t। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो ट्यूब है प्रीवियसली उसकी लेंथ कितनी थी? 19.8। क्या आपको ट्यूब उसने खुद जो ड्रॉ किया है वो स्ट्रेट नजर आ रही है या बेंडेड नजर आ रही है? एक और प्रॉब्लम खुद बता रहा है वो ट्यूब बेंड हुई है। तो इसको इसको किसी स्टिफ चीज के साथ आप टेप कर सकते हैं ताकि ये ट्यूब स्ट्रेट रहे। एक और अनसर्टेनिटी निकल आई है यहां से। जी लिखवाऊंगा सर, लिखवाऊंगा। आप बहुत नालायक है, मैं लिखवाऊंगा। अगर वो करवा दे कल फिक्स नहीं करवा रहा,
नहीं करवा रहा। जी बच्चों, आप नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। उसने रीडिंग बहुत ध्यान से रीड करना है। डिटैच द ट्यूब फ्रॉम द सिरिंज एंड रिड्यूस इट्स लेंथ बाय कटिंग इट इनटू हाफ। फन फैक्ट अबाउट दिस क्वेश्चन, यू की लेंथ कितनी थी प्रीवियस पार्ट में? 19.8। जस्ट टेलिंग यू के एग्जामिनर ने कहा था कि ये लेंथ जो है ना ट्यूब की 20 सेंटीमीटर प्रोवाइड करनी है। कितने सेंटीमीटर की ट्यूब प्रोवाइड करनी है? तो 19.8 टेम्परेचर से भी स्क्वीज कर जाती है ट्यूब समटाइम्स, या स्टिफ होती है वो, थोड़ी सी बेंड भी होती है, तो उसकी लेंथ एग्जैक्ट 20 आना जरूरी भी नहीं है। तो बच्चों इसका हाफ क्या बनता है? तो अगर किसी चीज को आपने कट करना है ना, तो बच्चों मेक श्योर करना है कट करने से पहले वाली रीडिंग आप ले चुके हैं। इसके बारे में फन फैक्ट आपको ये बताना था कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि ये 20 सेंटीमीटर की ट्यूब है, मैंने गलती से इसको ना 9 सेंटीमीटर कर लिया, 20 का हाफ मुझसे ना 10 नहीं हुआ। और वो मुझे आके कह रही थी कि मैंने तो 9 की ट्यूब कट कर ली है। और वो ये नहीं देख रही थी अगर 10 की यूज करनी है तो लॉन्गर पार्ट तो उसके पास है, इसको एडजस्ट कर ले 10 में, थोड़ी सी इससे काट के। तो ऐसे ऐसे ड्रामे हो रहे होते हैं लैब में। क्यों? कि आप लैब में जाते नहीं हैं, जाते हैं और अगर टीचर ना हो तो फिर आप पार्टी करते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं तो वो तो लैब में आते ही चाय पीने, ओपीएफ वाले टीचर्स। वो तो कहते हैं लैब असिस्टेंट को, सर तजम्मुल को, कि यार देख लो बच्चे बड़े अच्छे बच्चे, इनको करवा करूँ दो प्रैक्टिकल। तो ऐसा भी होता है कुछ स्कूल में। सर तजम्मुल कहते हैं कि बस ठीक है, हो गया प्रैक्टिकल। ऐसे ही होता है ना बच्चों। मैं क्लास में हर प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ बच्चों के साथ। सायम भाई बताओ, हर क्वेश्चन इसने मेरे साथ बहुत मार खाई है इसने मेरे से, इसलिए ऐसा हो गया। जी बच्चों, सेकंड ट्यूब की जो है लेंथ, अप्रॉक्सीमेट लेंथ 9.8 आई है। इसके लिए जो टाइम की एवरेज वैल्यू आप मुझे बताएंगे वो क्या आई है? टाइम की एवरेज वैल्यू आपने की और आपकी वैल्यू आई 8.0 8.08 सेकेंड्स आई है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर v? 120 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर टी। 120 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर टी। बच्चों आप लोग लिखिए, बच्चे ध्यान दे थोड़ा सा। 120 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, डायमीटर इसका कितना आ रहा था? वही ऊपर वाला डायमीटर तो कांस्टेंट है, 0 पॉइंट। यूनिट्स मैच कर लेना, ऐसा ना आधी रीडिंग्स मिलीमीटर में हो आधी सेंटीमीटर में, यूनिट्स मैच कर लेना सारे। और टाइम आपके पास आया 8.08। इसका आंसर बताइए। 31.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर यूनिट खुद फाइंड आउट करने पड़ते तो क्या करते? अब हमें ये नहीं पता 120 के यूनिट हैं कि नहीं, उसने खुद लिख दिए हैं, शायद इसका भी कोई यूनिट हो। अगले पार्ट पे आ जाए बच्चों। वो कह रहा है कि इट इज सजेस्ट दैट रिलेशनशिप बिटवीन v एंड l इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। बच्चों फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू का लेंथ बताएं कितनी थी? फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू की लेंथ थी, लॉन्गर लेंथ बिफोर कटिंग इट इन हाफ, लेंथ वाज 19.8 सेंटीमीटर्स। और उसके लिए जो v की वैल्यू आ रही थी, फ्लो रेट की वैल्यू आ रही थी 40.3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। जो आपके पास सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज है दैट इज, उसकी लेंथ आ रही है 9.8 सेंटीमीटर्स, और उसके लिए जो है 9.9 नहीं, जो मेजर करने से जो रूलर से आई है 9.8 आ रही थी। इतना, इससे ज्यादा भी होता है मार्च। ठीक है। अ, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास v की वैल्यू आई है वो आई है 31.1। अच्छा बच्चों, वियर्ड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, बच्चे इस क्वेश्चन में भी परेशान हुए। कैसे परेशान हुए इस क्वेश्चन में? जनरली क्या लगता है कि जो लॉन्गर ट्यूब है उससे फ्लो रेट तेज होगा या शॉर्टर ट्यूब से तेज होगा फ्लो रेट? शॉर्टर से तेज, शॉर्टर से स्लो था। कैसे? लॉन्गर ट्यूब से टाइम कितना आया? 6.29। और लॉन्ग और शॉर्टर ट्यूब से टाइम जो है 6.2 से बढ़ के किधर गया? 8.08 हुआ। शॉर्टर ट्यूब से वाटर वॉज टेकिंग मोर टाइम टू फ्लो, और बच्चे कंफ्यूज हुए। अब कैसे, ये अब आप लोगों ने देखना है, और इसकी मार्क्स में पढ़ना है कि शॉर्टर ट्यूब का टाइम जो है लॉन्गर ट्यूब से ज्यादा है ना कंफ्यूजिंग कि शॉर्टर ट्यूब, इट सीम्स के लॉन्गर ट्यूब इज लॉन्गर बॉटलनेक, लॉन्गर हर्डल है। जिस तरह लॉन्गर वायर की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
बट यहां पर उल्टा है, आप करके देख लेना कभी फ्री टाइम मिले कि शॉर्टर ट्यूब से फ्लो रेट वाज कंपैरेटिवली स्लोअर। तो रियल टाइम में चीजें जब आप प्रेशर सिचुएशन में कर रहे होते हैं, एग्जाम सिनेरियो में कर रहे होते हैं, फिर आपको लगता है कि यार शॉर्टर ट्यूब से टाइम ज्यादा कम होना चाहिए। टाइम कितना होता है? 3 घंटे। एक फिर जो दूसरा सवाल होगा उसके लिए भी 3 घंटे, 6 घंटे का पेपर होगा। Actual 1 hour फॉर ईच क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1 hour फॉर ईच क्वेश्चन। बेटा दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज के लिए आपके पास क्या वैल्यूज आई हैं? सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज के लिए द वैल्यू ऑफ v इज, ये टॉप एट की 9.8। अच्छा लिखी हुई है बच्चों, के की दो वैल्यूज, इस सेट ऑफ डाटा से के की क्या वैल्यू आई है? जल्दी से फाइंड आउट करें बच्चों, सब लोग करें, सब लोग फाइंड आउट करें अगर नहीं की अभी तक। 82.0। 82.0 और सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज है 92.4। जी बच्चों, यहाँ पर एग्जामिनर ने बाउंड कर दिया था 15% से कंपेयर करें, लेकिन स्टैंडर्डाइज वैल्यू है कि अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन यू हैव टू कंपेयर द अनसर्टेनिटी विद 20%। फाइंड कैसे करनी है? यू विल राइट, लिखे शाबाश, डेल्टा के ओवर के इंटू 100। 98.7। 98.7। 98.7 आ रही है। जी बच्चों आप लोग लिखेंगे डेल्टा के की वैल्यू लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 98.7 माइनस 82.0 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या आ रही है इन दोनों की? 90.35 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर 18 पॉइंट। देखें, अगर 20 से कंपेयर करेंगे तो हमारे आंसर विद इन द पर लिमिट है, और अगर कल उसने 15 या 10 कह दिया तो हमारे आउटसाइड द लिमिट है। दोनों केस में ठीक है। 40-50 भी आ गई, परेशान नहीं होना। हाँ, इस पार्ट को आंसर अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली करना है। अगर 20%, अगर ना गिवन हो तो 20% से कंपेयर करना है, अदरवाइज गिवन हो। 3 में गिवन थी, ठीक है, लिख लें। एज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, as the percentage uncertainty in k, as the percentage uncertainty in k। बच्चों आप में से जो बच्चे P4 करना चाहते हैं छुट्टियों में, तो मुझे बता दीजिएगा। P4 अगर आपका सितंबर में स्टार्ट होगा ना तो मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। अगर समर्स में मैनेज करना हो तो सेशन हम जून में स्टार्ट कर देंगे, या यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। ऑनलाइन पढ़ लें, यूट्यूब से फ्री पढ़ लें, सेशन में पढ़ लेना, एटलीस्ट 50-60% कर लेना, एंड पे जाके नहीं होता कवर। जो लोग एएस में और नेटो पढ़ना है, मेक अ वे आउट कि आप लोगों का छुट्टियों में 60-70% आ जाए, P5 आपको आ जाए पूरा। तो सेशन जो भी होगा आप लोग जो है वो इन टच रह सकते हैं मेरे साथ भी, या पढ़ लेना, कहीं से पढ़ लेना, टाइम ना वेस्ट करना छुट्टी में। एज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के इज, एज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के इज less than 20%, results of experiment support the suggested relationship. Results of experiment support the suggested relationship. Support the suggested relationship. और अगर 37% आ गई है किसी बच्चे की, तो वो लिखेगा as the percentage uncertainty is greater than 20%। सुन ले, आ जाएगा, as the percentage uncertainty is greater than 20%, results of experiment do not support the suggested relationship। अच्छा बच्चों, अगर ये 20 से ज्यादा होना शर्मनाक बात होती कि भाई मुझे तो शर्म आनी चाहिए, मेरी तो 20 से ज्यादा आ गई है मेरी अनसर्टेनिटी, मुझे तो बड़े शर्मिंदा होने की जरूरत है, तो इस शर्मिंदा चीज को कभी मैं अपने बुक में, जो कि हर टीचर के हाथ में भी जानी है, मैं कभी टीचर के हाथ में जाने देता अपनी मिस्टेक? टीचर्स भी देखते हैं बुक, वो तो स्टूडेंट्स भी इनफैक्ट वो कोशिश करते हैं कि टीचर की गलती निकालें, तो मैं गलत चीज जो है वो स्टूडेंट्स के या टीचर्स के हाथ में जाने देता? तो बेटा जिस सिनेरियो में मैंने किया था ना, मेरी अनसर्टेनिटी जो थी वो 20 से ग्रेटर आई थी, और मैंने बुक में लिख दी, और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई मेरा मार्क डिडक्ट कर सकता है तो कर ले। इसका मतलब ये है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपकी वैल्यू 20 से ज्यादा आ रही। देखें फिर कितनी आई हुई है मेरी,
कितने परसेंट आई हुई है, लिख दिया मैंने बुक में। As the uncertainty is greater than 20%, results of this experiment do not support this tested relationship. बेटा ये एक एग्जामिनेशन हॉल में दो रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपको पहले लिखवाए हैं, वो मैंने किसी और कंडीशन में किए थे, जो मैंने दूसरे हैं वो किसी और कंडीशन में किए। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर सदाकत कह रहे हैं कि जो बच्चे आए हुए हैं ना, न्याजी साहब आए हुए हैं, सर सदाकत की फ्रेंड है, तो बच्चे पार्टी करवा के आज मैंने बच्चों को भेजना है, तो वो आपके लिए कुछ खाना पीना भी उन्होंने अरेंज किया। मैंने उनको आज स्ट्रिक्टली मना किया था कि आज पिज़्ज़ा पुज़े वाला मजाक ना करें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बच्चों को पार्टी करानी करानी। सर सदाकत अब है कोई उनका हाल? अच्छा सर ये 37 200 300 वो फिर आपने परफॉर्मेंस एरर किया क्योंकि ना लिखें वो, आपने एक्सपेरिमेंट को रिकंसिडर कर ले बच्चों। जो कल वाला एक्सपेरिमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्म रेस्ट कैसे करते हैं बात है। थोड़ी देर बाद उसको पकड़ के यूं सेटल हो जाएगा, मिल रहा होगा। हाँ, सपोर्ट करेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग, बेटा इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके 20 में से 8 मार्क्स लास्ट पेज के ऊपर पड़े हुए हैं, 4 ये और 4 ये, ठीक है। इस वाले एक्सपेरिमेंट के करा रहा हूं जो मैंने सैंपल दिया है, कल थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा लेकिन वी कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर। एक तो हमेशा आपने ये लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूं, हमेशा कोई भी पेपर हो लिख ले। वर्डिंग पे जरा गौर करें, 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स, 2 sets of readings are not enough to draw a valid conclusion. ये इसके इंप्रूवमेंट लिखें। सर ये हर पेपर में होगा। टेक एट लीस्ट, सर सदाकर कह रहे हैं पार्टी करवा दूं बच्चों को, मैंने कहा जरा रुकिए। टेक एट लीस्ट 6 sets of values या 5 sets of values and plot a graph to draw conclusion। अहमद अहमद तेरी वजह से पिज्जा आया है, अब तू खाएगा। अच्छा बच्चों, वैसे अगर हम उसको क्या कन्वे कर रहे हैं कि किस चीज का ग्राफ, ये भी तो पता होना चाहिए ना, किस चीज का ग्राफ। के वाली इक्वेशन का ग्राफ, के वाली इक्वेशन कहाँ गई है, छुप गई है। के वाली इक्वेशन का ग्राफ, जी बच्चों इस इक्वेशन का ग्राफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एल, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एल का मतलब है वाई इक्वल्स एम एक्स। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्स पे क्या प्लॉट हो रहा होगा, वाई एक्सिस पे वी स्क्वायर। और आपका रिलेशनशिप तब वैलिड है जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है के कांस्टेंट ग्रेडियंट प्रूफ इसका भी होगा। ग्राफ मार सकता है। जी बच्चों एफ पार्ट के ऊपर स्टार लगाएं, एफ पार्ट के ऊपर बेटा स्टार लगाएं और सार लिखें इफ इक्वेशन इज नॉट गिवन। क्या करेंगे अगर इक्वेशन नहीं गिवन, बेटा स्टेटमेंट गिवन होगी। अगर इक्वेशन नहीं गिवन तो स्टेटमेंट गिवन होगी। स्टेटमेंट क्या होगी, एक लिखवा रहा हूं, लिख लें। V is inversely proportional to, V is inversely proportional to अंडर रूट एल। तो बेटा इक्वेशन फॉर्म खुद करेंगे। भैया आप ध्यान दें, जरा फोन छोड़ दें। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल है, इक्वेशन नहीं गिवन, इक्वेशन फॉर्म कर लें, लिखेंगे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/√L। बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वेशन पैदा खुद करनी पड़ेगी। आप ये आप इक्वेशन बनाते रहे हैं पहले, इतने मसले वाली बात नहीं। सो इफ इक्वेशन इज नॉट गिवन तो आपने इक्वेशन स्टेटमेंट से निकालनी है। एक और पॉइंट जो कि इससे इंपॉर्टेंट है कि ये वाला सिंबल हमेशा के नहीं होगा, ये सी भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है। तो साथ लिखा होगा वेयर के इज कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर के इज कांस्टेंट, तो वहां पर शायद लिखा हो वेयर सी इज कांस्टेंट या वेयर एम इज कांस्टेंट या वेयर डी इज कांस्टेंट, लिखा जरूर होगा। जो चीज कांस्टेंट लिखी है उसका प्रूफ चाहिए। यहाँ लिखा होगा फर्स्ट वैल्यू ऑफ सी या फर्स्ट वैल्यू,
मेन बात ये है कि मैंने आपको ये बताना था, अगर इक्वेशन ना गिवन हो तो आप इक्वेशन खुद फॉर्म कैसे करेंगे, स्टेटमेंट से इक्वेशन निकलेगी। ये भी लिखा हो सकता, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वाई, तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई फोर्थ। एंड फॉर योर नॉलेज 10th पावर तक के सवाल प्रैक्टिकल में आए हुए हैं। वी रेज टू पावर 10, वोल्टेज रेज टू पावर 10 का सवाल भी आया ऐसी स्टेटमेंट क्या है? है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वाई या वाई रेज टू पावर 4। इसमें हम कांस्टेंट का लिखेंगे y इज इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू के टाइम्स वाई रेज टू पावर 4। ठीक है बच्चों, वर्नियर कैलिपर को यूज करके जाना है सब बच्चों ने। एक रीडिंग इसको खुद से एडजस्ट करें, किसी चीज की रीडिंग ले, लॉक करें, रीडिंग ले और मुझे दिखाएं कि मेरी ये रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आ रही है इसके ऊपर, और भी वर्नियर कैलिपर्स पड़े हैं। ठीक है जी बेटा, लास्ट लास्ट बात करते हैं, जो हमारा टाइम भी जो है 8:30 तक था, हमने क्लोज करना था इसको। ये इंप्रूवमेंट्स बता रहा हूँ बच्चों, एक तो फ्लेक्सिबल पाइप जो है डायमीटर मेजर करते करते अगर ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तो उसको अपने वर्ड्स में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट ये है कि वाटर जो है बच्चों लिख लें, शॉर्ट पॉइंट लिख लें, उसको क्लेरिफाई अभी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट से करते हैं। कलरलेस फ्लूइड है ना, विजिबिलिटी इशू है कि कलरलेस फ्लूइड है तो उसकी विजिबिलिटी का इशू है। अभी मैं बताता हूँ कि उसको उन वर्ड्स कैसे लिखी। ठीक है, जॉट डाउन द पॉइंट्स, नोट डाउन द पॉइंट्स। तो बेटा इसकी इंप्रूवमेंट क्या है, जामेट्री डाल लें, थोड़ा सा कलर डाई डाल लें उसमें, उसकी इंप्रूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए ऐड अ डाई। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, फ्लो रेट बड़ा क्विक है, वाटर इज क्विकली फ्लोइंग थ्रू इट। वाटर जो है इट इज क्विकली फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो बच्चों क्विक फ्लो का फिर इसका मतलब है ये मसला होगा ना, क्विक फ्लो का मतलब परसेंटेज एरर इंक्रीज हो जाएगा। ये आपने बताना है कि परसेंटेज एरर इंक्रीज हो जाए। डेल्टा टी ओवर टी, पानी का अगर क्विकली फ्लो कर रहा है तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, स्मॉल। डिनोमिनेटर स्मॉल होने से परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो रही है, लार्ज। ठीक है, तो जिन दो डिवियंस के दरमियान ये फॉल कर रहा है, वो आप गैप इंक्रीज करें या नैरो पाइप यूज करें या स्लो मोशन कैमरा वाली, इसकी इंप्रूवमेंट आएगी। कलर डाई वाली भी होगी। एक और लिखेंगे, पाइप जो है फ्लेक्सिबल पाइप जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये बेंडेड है। ठीक है, इसके अंदर किंक्स हैं, ए आई, या इसके अंदर बेंड्स हैं। तो आप किसी रिजिड चीज के साथ उसको पेस्ट करेंगे या उसको टेप करेंगे ताकि वो पाइप स्ट्रेट रहे। और अदरवाइज आपने वहां पर इंटेलिजेंटली सिचुएशन में जो आपको लगेगा वो आप लोगों ने सोचना है और वो आप लोगों ने लिखना है। ये लिख लिया कि आप, ये डिफॉर्म हो जाता है पाइप जब आप उसका इंटरनल या एक्सटर्नल कर रहे होते हैं। ये भी लिख लें, इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट करते हुए जो है वो। अच्छा बच्चों, व्हाट्सएप पे आ जाए बेटा, चलिए दोबारा एक बार repeat करें। बेटा व्हाट्सएप पे आ जाए। तो सदाकत, ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिट। अनलिमिटेड है, क्या बात है यार। बेटा मैंने आपको व्हाट्सएप पे बुलाया, जरा व्हाट्सएप पे आ जाए 1 मिनट के लिए एंड रीड थ्रू इट, रीड थ्रू इट और देखे एग्जामिनेशन एग्जामिनर स्टाइल क्या है लिखने का। बेटा ये आप ज़रूर जो है इसको करें, क्योंकि ये सर सदाकत ने अपनी खुशी से आपको खिलाया है, और सर सदाकत इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर। हमारी स्लेट की जो वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, सर सदाकत एडिट करते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, एडिट भी करते हैं। सर इसका लिख सकते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट जो आपने बताया है कैमरा, जी तो एग्जामिनर अलाउ करते हैं जी। सर, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो मतलब अपने क्लास में हेल्प दे रहे हैं तो नहीं allow करते? नहीं वो नहीं लाओ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को एग्जाम कंडीशन में आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, सर जी, एग्जाम कंडीशन में आप अकेले कर रहे हैं। सर वर्नियर कैलिपर का सिस्टमैटिक एरर होता है कि बेटा सिस्टमेटिक एरर अगर मार्क स्कीम जाके पढ़ेगा उसमें लिखा है तो लिख देना। जी बच्चों, 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स वाला हो गया। नेक्स्ट देखें, ट्यूब इज नॉट स्ट्रेट, इट इज डिफिकल्ट टू मेक द ट्यूब वर्टिकल और स्ट्रेट। बेटा इसकी इंप्रूवमेंट क्या लिखी हुई है, टेप द ट्यूब विद स्ट्रेट रॉड या विद रिजिड या विद हार्ड रॉड। इसके लिए बच्चों गाइडेड पाइप भी यूज कर सकते हैं कि आप ट्यूब को रिप्लेस कर दें ग्लास कैपिलरी से,
वो होती स्ट्रेट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू सी वाटर लेवल इनसाइड द सिरिंज। क्यों वाटर लिखें साथ, ये आप गलत है, बिकॉज वाटर इज अ कलरलेस फ्लूइड, क्योंकि लिमिटेशन के साथ रीजन लिखनी के ये रीजन है। सर सदाकत बॉक्सेस हैं तो वो भी ले आएं, और थोड़ा सा सर देखो किंग हो रहा है पाइप तो स्टैंड का इशू है। बेटा वो स्ट्रेट फ्लो जो है उसने इक्वेशन स्ट्रेट के हिसाब से एडवाइस की है, पाइप आपका स्ट्रेट के हिसाब से नहीं है। सर सदाकत बात सुने, ये मिस को कह दें आप वीडियोस बना दें, मैंने ही नहीं आज आई नहीं आज। जी बच्चों, थर्ड पॉइंट देखे, साथ लिखना है कि वाटर कलरलेस लिक्विड ऐड कलर डाई, डाई के स्पेलिंग जरा देख लें, मरने वाला डाई नहीं लिखना। टू वाटर एंड यूज क्लियर सिरिंज टू सी द वाटर लेवल क्लियरली। क्लियर सिरिंज, इसका मतलब है जो आपको सिरिंज प्रोवाइडेड होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो ट्रांसलूसेंट होती है। डॉक्टर साहब सिरिंज ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसलूसेंट होती है। ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब होता है, लाइट पार्शली पास करती है उसके अंदर से, वो फेडेड होती है ना, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि कोई कलरलेस सिरिंज यूज करे जिसके अंदर से थ्रू थ्रू द सिरिंज जो है विजिबिलिटी उसकी ऑब्वियस हो। इट इज डिफिकल्ट टू जज द मूवमेंट ऑफ वाटर या द मोमेंट द वाटर लेवल रीचेज द ग्रेजुएशन। बच्चे पूछते हैं ग्रेजुएशन क्या होता है, बच्चों ग्रेजुएशन कैलिब्रेशंस को कहते हैं। जो कैलिब्रेशन है स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ ऑसिलेशन, उसको जो है ग्रेजुएशन कहते हैं। जी बच्चों, मैं आपको एक पेपर दोबारा से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यू हैव टू गो थ्रू दिस पेपर केयरफुली। और मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इस पेपर के अंदर से मैंने आपको रैंडमली सवाल पूछने। सर इसकी एक दो एडिशनल बता दें। बेटा इस जो पहले मैंने पेपर जो एडिशनल नहीं है इसकी यही है, वो आप मार्क्स स्कीम से देखेंगे। बच्चों मैंने आपको पेपर एक पॉइंट आउट किया है, जो आपका ग्रुप है ना, इसमें PPP3 जो है मैंने पॉइंट आउट किया है उसको, एक पास पेपर का डॉक्यूमेंट है, और ये आपके साथ कल मुझे लग रहा है ये होगा। इसके टेबल को ग्राफ को ध्यान से पूछे, इन बिटवीन द लाइंस इन बिटवीन द सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। बेटा जो मैंने पेपर पे डॉट लगा के उसको पॉइंट आउट किया, बेटा इन बिटवीन द लाइंस अभी मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, मैंने पेपर शेयर किया आपके साथ। So you are looking at the table, you are looking at the trends, you are looking at the significant figures. I am going to ask question, मैं आपको ट्रैप करूंगा, मैंने आपको इस पेपर में से फंसा देने आज। जरा देखें कि क्या किया हुआ है, क्या रीडिंग्स ली हुई है, क्या डेसिमल प्लेसेस, क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और मैं आपको एक कल की प्रिडिक्शन बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है कल। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप जब प्रेपरेशन करेंगे, अभी भी आप प्रेपरेशन करेंगे तो पेपर को कितना ध्यान से पढ़ेंगे। एज पे गौर करना है, एज कहां से लेके कहां तक का डिस्टेंस है। एक ये टी शेप का कार्डबोर्ड है, एज का जरा आप लोगों ने ट्रेंड्स को देखना है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, खाना पीना भी साथ साथ चलाएं। फिर क्या क्वेश्चन क्या किया आपने? मैंने ये पूछना है कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ उस पेपर के बारे में, इसे रिसेंट यूनिट से, जिस तरह यहाँ टी स्क्वायर एज का यूनिट है सेकंड स्क्वायर मीटर, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ इस पेपर इसे में। रिसेंट करते हैं। हाँ जी, रिसेंट करते हैं पीडीएफ। रीसेंट कर दें PDF, अभी शेयर कर लें आप, मैं रीसेंट भी कर देता हूँ। खत्म होने दो। इसके लिए ब्रेक कर बच्चों, सर कह रहे हैं कि आप खा लें साथ साथ, वो ये कह रहे हैं, फिर आपको और खिलाना है आपने को। 3-4 बॉक्स ला के रख देना यहाँ पे, उसमें और लेना होगा ले ले। हाँ, ला के रख दें यहाँ पे बॉक्स।
ड्रिंक्स हैं दे okay my question anyone has noticed something weird in this paper नहीं there is something very weird in the table तो टाइम पहले काम हो रहा है ज्यादा ये बात एज का ट्रेंड देखें टेबल में थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एज थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है 0.125 से 0.275 तक थ्रू आउट इंक्रीज हो बट टाइम के ऊपर आए टाइम पीरियड के ऊपर पहले फर्स्ट 3 रीडिंग्स में टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है लास्ट 3 में टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है इन सच अ वे जो टाइम पीरियड से वैल्यू आ रही है लास्ट कॉलम देखें टी स्क्वायर एज का कॉलम देखें टी स्क्वायर एज का कॉलम देखें जो प्रोसेस डेटा वो थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है तो मसला क्या है जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होंगे टाइम जब डिक्रीज होकर बताएं इंक्रीज होगा तो फिर आपको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं यू हैव टू स्टिक टू द प्रिंसिपल्स कि आप लोगों का जो आ रहा है आप ठीक कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है इतनी प्रैक्टिस आपकी पहले होनी चाहिए इस तरह के बेशुमार पेपर है मैं बहुत कुछ पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि जो क्या कुछ होता है एग्जाम ठीक है अगर टाइम डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हो तो स्टिक विद योर वैल्यू अल्टीमेटली ग्राफ देखिए कैसा बन रहा है ऐसा बन रहा है कि पॉइंट से थोड़े बहुत ही लाइन से पॉइंट डेविएट कर नहीं मैं नहीं कह रहा ऐसा हो रहा है ऐसा हो सकता है क्योंकि वो पॉइंट्स इस तरह का है ना सिस्टम बन रहा है कि पॉइंट्स बने हुए हैं उसके अंदर ऐसा हो सकता है प्रिडिक्ट कर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए रेडी रहना है आप विजिलेंटली इंटेलिजेंटली पेपर सॉल्व करना सो वी आर स्पेंडिंग नेक्स्ट 5 मिनट्स हियर आप लोग खाएं और रज के खाएं और यू कैन टॉक टू मी एंड देन वी कैन लीव ठीक है थोड़ा सा खाने को डाइजेस्ट करें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करें डिस्कस करें आपस में और YouTube के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस ढूंढ ढूंढ के आप उसमें से देख सकते हैं मेरे अलावा किसी और का भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं ठीक है आई विल बी शेयरिंग अ प्रैक्टिकल बुक उसका आप लोगों ने चैप्टर आज जाके रीड करना है हर बच्चे ने इस चैप्टर को रीड जरूर करना है सर ये जो आपने पेपर भेजे हैं और जो आपके भेजने हैं जी बेटा अगर ये कर लेते हैं तो सर हो जाएगा इंशाल्लाह और वीडियोस देखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप है टेबल के कितने मार्क्स होते हैं उससे अगर आप राइटिंग में लिखना बता दें बेटा मार्क्स की डिवीजन पेपर पे 2 ही है बेटा ये बुक आपके 3-4 मार्क्स तो कहीं से कहीं ना कहीं से बचाएगी कहीं यूनिट्स में मिस्टेक करनी है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करनी है आपको हाफ आवर टू 1 आवर लगेगा ये चैप्टर आप बैठ के तसल्ली से पढ़ेंगे ये तेरी वजह से मंगवाया और तू खा नहीं रहा बॉल